तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, सीबीएसई बोर्ड 2024 के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू को देखते हुए हम लोग बायोलॉजी का एक फुल लेक्चर करेंगे। ठीक है, वन शॉट वीडियो हमारी प्रयास रहेगी कि 1.5 से 2 घंटा में क्या करें, पूरा का पूरा समझा दें। तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा तो देंगे ही। और आपको अच्छा से मालूम है कि आज कितना तारीख हो गई, 26, और जस्ट आपका 4-5 दिन बाद जो है एग्जामिनेशन होने वाला है। तो बाबू ध्यान से पढ़िएगा, बात को समझते चलिएगा। ठीक है, एक शॉर्ट रिवीजन कराएंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, फिजिक्स का वन शॉट कराया था, केमिस्ट्री का वन शॉट कराया था, और एक अलग से हमने कार्बन एंड कंपाउंड का अलग से वीडियो बना दिया था। कोई दिक्कत? तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का फुल लेक्चर। और मैं वादा करता हूं कि तब तक यहाँ खड़ा रहूंगा जब तक कि फुल बायोलॉजी आपको नहीं पढ़ा दूं। कोई दिक्कत? तो चलिए हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा तो देंगे ही, बात को समझने का प्रयास करिएगा। और कल की क्लास में क्या करेंगे, एक अलग से मैराथन सीरीज जो भी हो, बुलडोजर सीरीज, उसमें जो इंपॉर्टेंट गेसिंग सवाल होगा, ऑल साइंस होल साइंस, उसको क्या करेंगे, करा देंगे। तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा तो देंगे ही। बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिए, जो इंपॉर्टेंट बात होगी उस बात को लिखते चलिएगा। कोई दिक्कत? तो आइए सीधा मुद्दा की बात करते हैं। कोई दिक्कत? तो बायोलॉजी में सबसे पहला आता है आपका क्या, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, अब ऐसा नहीं कि PROCESS ये सोचता है, कोई दिक्कत, हमने शॉर्ट लिख दिया है, गलत है, मुझे भी मालूम है प्रोसेस। तो सुनो, लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला बात होता है कि लाइफ प्रोसेस तो पूछेगा नहीं कि क्या होती है, उससे अंदर सवाल आता है। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि हमारे लाइफ में जो भी क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, जरूरत होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। कोई दिक्कत? एवरीथिंग पॉसिबल एसेंशियल फॉर द लाइफ लाइक द एयर, उसके बाद में वाटर, फूड्स एंड एक्सेट्रा, यह सब क्या है, आपका लाइफ प्रोसेस है। कोई दिक्कत? और इस लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले बात हम लोग करेंगे क्या, न्यूट्रिशंस का, कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो न्यूट्रिशंस कहने का मतलब होता है कि ऑल द कंपोनेंट्स लाइक द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, ETC, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? और यह न्यूट्रिएंट्स जो है 2 तरह के होता है। कोई दिक्कत? एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस और एक होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। जिसको डिफिनेशन बाबू को लिखना है वह वीडियो को हमारी क्या करेगा, पॉज करेगा और उसके बाद में आराम से रोक रोक करके लिखेगा हमारी बात को, क्योंकि लिखेंगे तो तुम्हें भी पता है कि इसमें क्या जाएगा, समय जाएगा। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ऑल द कंपोनेंट्स लाइक द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन। ठीक है, उसी को न्यूट्रिशंस बोलेंगे। और उसके बाद में अगला आएगा आपका न्यूट्रिशंस में, एक होता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, दिख रही है। ऑटोट्रॉफिक कहने का मतलब होता है ना कि जो अपने से भोजन बना लेता है उसी को ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो फूड प्रिपेयर इटसेल्फ, ठीक है, जो अपने से क्या करता है, भोजन बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो जाएगा, ग्रीन प्लांट्स। और हेट्रोट्रॉफिक में क्या लिखेंगे, इसके अलावा अलगी भी होता है। कोई दिक्कत? अब इसके अलावा ऑटोट्रॉफिक के बाद हेट्रोट्रॉफिक लिखेंगे, हेट्रोट्रॉफिक। अब हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं और हेट्रोट्रॉफिक। कोई दिक्कत? हिल रहा था इसलिए ऐसे कर दिए। सुनो, हेट्रोट्रॉफिक, तो हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, तो ह्यूमन लिखेंगे, हम सब, उसके बाद में एनिमल्स लिखेंगे, ETC कर देंगे। कोई दिक्कत? और न्यूट्रिशन जो है ना वह व्यक्ति में देखेंगे और उसके बाद में एनिमल्स में देखेंगे। तो सुनो, एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है और व्यक्ति में कैसे होता है, ध्यान से समझते चलिए बात को। इससे पहले हम लोग देख लेता हूँ न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, तो सुनो, प्लांट्स में न्यूट्रिशन जो है ना वह कई तरह से होती है, लेकिन जनरली यहाँ पर देखा जाता है किसको, जाइलम और फ्लोएम को, कि जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। तो सबसे पहला आप हेडिंग लगाइएगा जाइलम, ZYLUM, जाइलम। जाइलम क्या होता है, तो जाइलम का मतलब होता है कि जो जल का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो यह किसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो ट्रांसपोर्ट करता है H2O को। और उसके बाद में होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है, यह एनर्जी, या एनर्जी मत लिखो, फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। यह यूनिट डायरेक्शन में होता है, याद रखना बाबू, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। लेकिन यह जो है ना आपका दोनों डायरेक्शन में होता है, ऊपर भी
और नीचा भी, ठीक है। प्लांट्स करता क्या है ना कि अपने रूट से क्या करता है, पानी को ले लेता है जड़ से, और लेने के बाद ऊपर की तरफ क्या करता है, भेज देता है। तो इसका डायरेक्शन जो है ना ट्रांसपोर्टेशन की वह यूनिट होती है, जबकि फ्लोएम का क्या होता है, बहुत डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद में न्यूट्रिशन के बाद अगला देखेंगे ह्यूमन में न्यूट्रिशन प्रोसेस किस तरह से होता है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन, कोई दिक्कत। ह्यूमन में किस तरह से होता है, NUTRITION लगा लीजिएगा। तो इसमें जनरली 5 स्टेप में होता है। सबसे पहले क्या होता है, तो इंजेक्शन होता है, ध्यान से समझते चलिए, वही बात को डिस्कशन कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। इंजेक्शन हो गया, उसके बाद में डाइजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, तीसरा आपका एसिमिलेशन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन पहले ना, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद में एसिमिलेशन, एसिमिलेशन हो गया, और उसके बाद में नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, इजेशन हो जाएगा, इजेशन। सबसे पहले हम लोग भोजन को खाते हैं, ठीक है, भोजन को लेते हैं इंजेशन। अब भोजन को लेने के बाद क्या करते हैं, हमारा दांत जो है ना तीथ, यह करता क्या है, फूड को ब्रेक कर देता है, कोई दिक्कत, फूड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो याद रखिएगा डाइजेशन जो है ना वह कहाँ से स्टार्ट होती है, डाइजेशन जो है वह स्टार्ट पूछा हुआ है कि कहाँ से होता है, तो यह जो है आपका माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेशन, कोई दिक्कत। ऐसा नहीं कि स्टोमक लगा के आइएगा या इंटेस्टाइन लगा करके आइएगा, गलत हो जाएगा। हमेशा डाइजेशन कहाँ से होती है, माउथ से होता है, क्योंकि डाइजेशन वैसी प्रोसेस होती है जिसमें फूड क्या करता है, ब्रेक कर जाता है, कोई दिक्कत, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन, कोई दिक्कत। उसके बाद में डाइजेशन हो गया, इंजेक्शन, अंदर भोजन को लिए इंजेक्शन, डाइजेशन। अब यह भोजन ब्रेक करेगा, एब्जॉर्प्शन, जो भोजन हम लोग किए तो क्या हुआ, भोजन करने के बाद इसमें से एनर्जी मिलेगा, वह एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और कैसे एब्जॉर्ब होती है अभी दिखाता हूँ। उसके बाद में एसिमिलेशन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उसमें से H2O को, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकाल देते हैं। और इजेशन के प्रोसेस से क्या होती है कि हमारे शरीर से मल त्याग के रूप में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। तो हेडिंग लगाइए क्या, डाइजेशन इन ह्यूमन, जो आता है वही आपको बता रहे हैं, ठीक है। नहीं तो लाइव प्रोसेस बहुत बड़ा टॉपिक है, हमको क्या देखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि पूरा पोथा पुथरी नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत। तो चलिए हम मिटा देता हूं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखता हूं, जिसको हेडिंग लगाना है वह लगाएगा क्या, डाइजेशन इन ह्यूमन, डाइजेशन इन ह्यूमन, सॉरी, डाइजेशन इन ह्यूमन। चलिए, डाइजेशन इन ह्यूमन कहने का मतलब है कि ह्यूमन में डाइजेशन जो है वह कैसे होता है। डाइजेशन, देखो फिर पानी लगा हुआ है, एक मिनट, चलो। डाइजेशन इन ह्यूमन अब कैसे होता है, तो सुनो, यह आपका क्या है बता रहे हैं क्या है, थोड़ा सा फिगर बना लेने दो। इस तरह से कुछ होता है, चलो अच्छा से बनाता हूं। सबसे पहले हम इसको क्या बोल दिया, माउथ बोल दिया, ठीक है। भोजन को हमने क्या किया, लिया। उसके बाद में लेने के बाद इसको हमने ऑसोफेगस बोला, ऑसोफेगस, ऑसोफेगस, कोई दिक्कत। इसी को फूड पाइप बोला जाता है, फूड पाइप, ऑसोफेगस, या इसी को फूड पाइप बोलेंगे। इसकी लंबाई कितना होती है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद में फूड पाइप, और यहां से क्या हो जाएगा आपका, तो यह जो है आपका स्टोमक हो गया, ठीक है। फूड पाइप में मोमेंट पूछता है कि इस मोमेंट को क्या बोलते हैं, भोजन करने के दरमियान जो मोमेंट होती है फूड पाइप में उसे क्या कहा जाता है, तो मोमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टेलिक मोमेंट, याद रखिएगा, पेरिस्टेलिक मोमेंट कहलाता है, पेरिस्टेलिक मोमेंट, कोई दिक्कत। या फूड पाइप या ऑसोफेगस की लंबाई कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होती है। यह आपका पेट का फर्स्ट पार्ट होता है, जिसको बोला जाता है क्या, कार्डियाइक बोला जाता है। कार्डियाइक क्यों बोला जाता है, तो कार्डियाइक इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह हमारा क्या होता है, हार्ट के नीचे होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्डियाइक बोलते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद में इस सेकेंड पार्ट को फंडिक बोला जाता है, और सेकेंड पार्ट को फंडिक, और थर्ड पार्ट को क्या बोला जाता है, पाइलोरिक बोला जाता है, ठीक है, पाइलोरिक बोला जाता है। और यहाँ पर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड करता क्या है, दो तरह के एंजाइम निकलता है,
एंजाइम और हार्मोन्स में पहले अंतर समझ लो। एंजाइम वह होते हैं ना जो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, जबकि हार्मोन्स जब हमारा बॉडी सेक्रेट करता है तो वह ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं। कोई दिक्कत? तो पूछा हुआ डिफरेंस है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द एंजाइम एंड हार्मोन्स। ठीक है, एंजाइम और हार्मोन्स में क्या अंतर है तो बता दीजिएगा। एंजाइम का मतलब होता है कि दोज विच हैव body secrete and cannot be contact through the blood known as the enzyme, otherwise the when body secrete in the form of hormones and it contact through the blood। कोई दिक्कत? यह क्या होता है, ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स। तो यह गैस्ट्रिक ग्लैंड दो तरह के एंजाइम निकलता है, पहला निकलता है रेनिन और दूसरा का निकलता है पेप्सिन। ठीक है, रेनिन हो गया और पेप्सिन हो गया। रेनिन क्या करता है, बच्चा को देखना तो दूध जब पीता है ना, ठीक है, तो बच्चा को 1 मिनट में दिखाता हूं, देखो यह दूध, 1 मिनट, चलिए मैं भी पी लिया। सुनो, रेनिन, रेनिन क्या करता है, रेनिन जो है ना वह दूध को दही बना देता है। जैसे कि बच्चा जब दूध वगैरह पीता है और देखोगे उल्टी करता है ना तो दूध फट जाता है, किसके कारण फट जाता है, तो यह रेनिन के कारण फट जाता है। कोई दिक्कत? और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है। तो सबसे पहले सवाल पूछा हुआ है कि प्रोटीन का पाचन जो है ना, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वेयर इज द पॉइंट विच प्रोटीन डाइजेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले प्रोटीन जो है ना कहाँ से डाइजेस्ट होता है, तो बता दीजिएगा पेप्सिन जो है ना, वह पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ देता है। कहाँ से, तो पाइलोरिक से, स्टोमक से स्टार्ट हो जाती है, थर्ड पार्ट पाइलोरिक से। कोई दिक्कत? और उसके बाद में ध्यान से समझो, यहाँ से आपका क्या हो गया, यह स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इसको मिटा दे क्योंकि जरूरत पड़ेगी यहाँ पर हमको। यहाँ पर लिख देता हूँ पेप्सिन लिख दिया और उसके बाद में दूसरा क्या लिख दिया, रेनिन लिख दिया। ध्यान से समझते चलो, यह आपका स्मॉल इंटेस्टाइन बना लेता हूं। ठीक है, अब भोजन यहां पर आएगा, यह गैस्ट्रिक ग्लैंड है और यहां पर जो है ना सेकेंड पार्ट में नहीं बताए, कांटा लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूजी। ठीक है, और HCl यहाँ से प्रोड्यूस होता है। भोजन में HCl कहाँ मिलता है, तो फर्स्ट पार्ट में ही मिल जाता है कार्डियक में। यहाँ पर दीवार जो है ना वह म्यूकस का बना होता है जो बेस छोड़ता है और HCl से बचा लेता है। कोई दिक्कत? तो ये सब नहीं पूछेगा इतना डीप, तुम्हें भी पता है। ठीक है, तो यह आपका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। यह सब नहीं पूछेगा पार्ट वगैरह, ध्यान से समझते चलिए। डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। डुओडेनम क्या करता है, भोजन को जैसे ही पार्ट में आता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो डुओडेनम आगे भोजन को एस्पिरेट करने का काम करता है, क्योंकि 80% भोजन जो है वह डाइजेस्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। कोई दिक्कत? और यहाँ पे पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज बोले तो हिंदी वाले बच्चे इसको बोलते हैं अग्नाशय। और पेनक्रियाज क्या करता है, इसको लिख दो यहाँ पर, पेनक्रियाज। यह जो है मिक्स ग्लैंड के तहत जाना जाता है। जब हम एक्सक्रीटरी ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड्स बताएंगे ना, इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो बताएंगे कि पेनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट सेक्रेट हार्मोन्स एज वेल एज एंजाइम। ठीक है, सो ऑल्सो नोन एज द मिक्स ग्लैंड। आर यू अंडरस्टैंड? तो पेनक्रियाज जो है वह 3 तरह के क्या करता है, आपका एंजाइम छोड़ता है। कौन कौन छोड़ता है, तो लाइपेज छोड़ता है, एमाइलेज छोड़ता है और ट्रिप्सिन छोड़ता है। लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, कोई दिक्कत? और उसके बाद LYPSE लिख लो पूरा, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन हो गया। कोई दिक्कत? लाइपेज क्या करता है, लाइपेज लिबिन, यह क्या करेगा, वाइल वगैरह को तोड़ देगा, वाइल हो गया, कोई दिक्कत? उसके बाद में फैट्स हो गया, यह सबको कौन ब्रेक करेगा, तो यह जो है ना आपका लाइपेज करेगा। और एमाइलेज किसको तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। रोटी वगैरह खाओगे तो कौन पचाता है, एमाइलेज। और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। तो ध्यान से समझिए, एक बार प्रोटीन यहाँ पर टूटा पेप्सिन के द्वारा और दूसरा बार टूटा यहाँ ट्रिप्सिन के द्वारा। ध्यान से समझते चलिए, यह पेनक्रियाज 3 हार्मोन्स छोड़ेगा। और यहाँ पर होता है आपका लीवर। ठीक है, इसको हमने बोल दिया क्या, लीवर। लीवर जो है ना, इसमें रीजनरेशन पावर होती है। हमारे दाहिना साइड लीवर होता है, कोई दिक्कत? और बाया साइड पेनक्रियाज होता है। ठीक है, तो लीवर क्या होता है, रीजनरेशन पावर होती है। हमारे शरीर में सबसे भारी ऑर्गन कौन है, तो लीवर है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ठीक है, तो आपका लीवर होगा। और लेकिन पूछेगा कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, तो क्या बताइएगा, स्किन हो जाएगा। ठीक है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन होगा, लेकिन शरीर में बोलेगा ऑर्गन तो आपका लीवर होगा। लीवर का वजन 1.5 kg होता है, अर्थात सबसे भारी ऑर्गन लीवर होता है। लीवर जो है ना कभी व्यक्ति का खराब नहीं होता है।
कोई दिक्कत? यह रीजनरेशन पावर होती है, अर्थात 70% लीवर कट जाने के बाद भी अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। और इसके पास क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ठीक है, जठर ग्रंथि होती है, और इसमें जठर रस निकल करके बाइल जिसको जठर रस बोलते हैं और आ करके स्टोर हो जाता है। तो हिंदी नहीं देखनी है, इसको हम बोलेंगे गॉल ब्लेडर। इंग्लिश आसान होता है इसलिए इंग्लिश को ही देखेंगे, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे हिंदी के साथ, कठिन हो जाएगा। यह गॉल ब्लेडर है। तो बाइल जूस कौन सेक्रेट करता है, आया हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, यहाँ से ज़्यादा पूछता है इसलिए ध्यान से पढ़ लो बाबू भाई, जो भी हो, ठीक है। तो लीवर क्या करता है, लीवर जो है यह बाइल जूस को सेक्रेट करता है। तो इट सेक्रेट बाइल जूस एंड स्टोर इन द गॉल ब्लेडर विच द पीएच वैल्यू ऑफ बाइल जूस इज लाइक द या अप्रॉक्स द 7 to 8। आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। कि पीएच वैल्यू पावर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे तो केमिस्ट्री में बताए हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, स्वेंसन नामक साइंटिस्ट है, यह भी याद रखिएगा, साइंस में पूछा हुआ है कि पीएच स्केल पर रेंज कहां से कहां तक होता है, 1 से लेकर के 14 तक होती है, नहीं कि 0 से लेकर के 14 तक, 1 to 14 होता है पीएच स्केल की रेंज। जो करता क्या है, यह इंडिकेट करता है एसिड बेस और न्यूट्रल को। कोई दिक्कत? चलिए, तो गॉल ब्लेडर में क्या करता है, बाइल जूस स्टोर करता है, और यही बाइल जूस जो है ना, यदि ज़्यादा देर तक स्टोर रहेगा तो क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्सलेट बना देगा, जो एक तरह की पत्थर होती है, नहीं पूछता है। फिर यहाँ से बाइल जूस इस भोजन में मिल जाएगा, और यह जो है 3 हार्मोन जो है यह यहाँ पर आकर के मिलेगा। कोई दिक्कत? अब भोजन आगे बढ़ेगी, लाइपेज यहाँ पर हो जाएगा आपका डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, 3 पार्ट, और यहाँ पर होता है भिलाई लाइक स्ट्रक्चर, इसको भिलाई लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। यह करता क्या है ना, सुनो, जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद जो हमको एनर्जी मिलती है, तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करता है, जैसे अभी दूध पिए तो दूध में सब कुछ मिलता है, हमको फैट्स भी मिलता है, प्रोटीन्स भी मिलता है, विटामिन भी मिलता है, ठीक है। तो दूध, इसीलिए तो डॉक्टर साहब ज़्यादा सजेस्ट करते हैं ना कि दूध पियो। कोई दिक्कत? तो यह क्या करेगा, भिलाई लाइक स्ट्रक्चर होती है, एब्जॉर्ब कर लेगा इससे, और जो वेस्ट बनेगा ना वह भेज देगा लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में भेज देगा। कोई दिक्कत? तो यह क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और यहाँ पर क्या होता है, आपका अपेंडिक्स होता है, यह अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स करता क्या है, दाहिना साइड होता है, जस्ट थोड़ा सा जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है उसके छोर पर क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। तो अपेंडिक्स क्या करता है, तो पुराने जमानों में हम लोग जानते हैं कि हमारी कैटेगरी जो है ना वह आदि मानव से आया हुआ है। जस्ट अभी बताएंगे किस में, हेरिडिटी में। इवोल्यूशन तो हटा दिया है कि हम लोग का जनरेशन कैसे एक दूसरे से पीढ़ी में जाता है, जीन का ट्रांसफर कैसे होता है। तो धैर्य बना करके सुनते जाइए बाबू, 1.5-2 घंटा में क्लास यह जो है ना आपका समाप्त कर देंगे। आपको क्या चाहिए, 1.5 से 2 घंटा में फुल बायोलॉजी पढ़ा करके दे रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनते चलो। तो अपेंडिक्स क्या करता है, यह पुराने जमाने में जो करता क्या ना था, जानवरों में भोजन पचाने का काम करता है, लेकिन अब तो वेस्टेज ऑर्गन हो गया, अर्थात जब यह अपेंडिक्स बढ़ जाएगा ना तो दर्द करता है और बाप बाप चिल्लाएगा। कोई दिक्कत? इसीलिए डॉक्टर साहब क्या करते हैं, अपेंडिक्स को काट करके निकाल देते हैं जब किसी का ऑपरेशन वगैरह होता है, तो क्योंकि वेस्टेज ऑर्गन है, निकालना तो ऐसे है ही, यह बढ़ जाएगा तो दर्द करेगा, इसीलिए सीधे काट करके हटा देंगे। और उसके बाद में यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन क्या हो जाता है, लीवर में नहीं जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, और यह आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। कोई दिक्कत? तो लार्ज इंटेस्टाइन करता क्या है, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना यह भोजन में जो पानी रहता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि वेस्ट मटेरियल है, अब यहाँ पर गया तो इसमें क्या करेगा, H2O को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन H2O वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि डायरिया किसी को हो जाता है ना, डायरिया हो गया, कॉलरा हो गया, हैजा हो गया, तो इसमें होता क्या है ना, यह लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। कोई दिक्कत? पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और इस स्थिति में डिहाइड्रेशन हो जाती है, और जब डिहाइड्रेशन हो जाता है ना तो व्यक्ति को पानी की कमी हो जाती है और व्यक्ति क्या हो जाता है, मर जाता है। इसीलिए डॉक्टर साहब के पास जाओगे ना तो डॉक्टर साहब सबसे पहले उसको क्या करेंगे, जिसको डिहाइड्रेशन हुआ है अर्थात डायरिया हुआ है जिसको, उसको सबसे पहले सलाइन वाटर चढ़ा देंगे। अब यह सलाइन वाटर भी कई तरह के होते हैं कि नॉर्मल सलाइन क्या होता है, डेक्सट्रोज क्या होता है, डेक्सट्रोज 5 क्या होता है, 10 क्या होता है, 25 क्या होता है, सेफ्रॉन क्या होता है, मेट्रॉन क्या होता है, हेमेक्सिल क्या होता है, ये सब पानी का नाम है। तो हम डॉक्टर तुमको थोड़ी बनाएंगे, अभी ध्यान से समझो ना, हम है, ठीक है। तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है, इतना डीप में आपको अभी नहीं जाननी है, इसलिए ध्यान से समझते चलिए, हम अपना जानकारी शेयर करने नहीं आए हैं, ठीक है। तो यह क्या हो गया आपका, इसका भी 3 पार्ट होता है, रेक्टम होता है, एनस होता है, और उसके बाद में कोलोन होता है, कोलोन, रेक्टम और एनस।
कोई दिक्कत? अच्छा, एक लीवर में और बात ध्यान रखिएगा कि लीवर क्या करता है, यह बिलिरुबिन को भी छोड़ता है। और यह बिलिरुबिन करता क्या है ना, शौच को पीला कर देता है, लैट्रिन को पीला कर देता है। और अर्थात यदि यह ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर देगा, बिलिरुबिन एक्सेस प्रोड्यूस होगा, इफ द बिलिरुबिन प्रोड्यूस इन एक्सेस अमाउंट बाय द लीवर एंड मिक्स थ्रू द लैट्रिन, ठीक है, देन सफरिंग फ्रॉम द जॉइंटिस, ठीक है। यह क्या करेगा, ध्यान से समझते चलो बात की, यदि ज्यादा मात्रा में बिलिरुबिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो हमको शरीर को पीला कर देगा। ऐसे तो बिलिरुबिन लैट्रिन को पीला कर देता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में बिलिरुबिन छोड़ देगा तो आपको शरीर को पीला कर देगा, जिसको ज्वाइंटिस कहते हैं, पीलिया नामक रोग के तहत जानते हैं। और इसमें ली52 नामक सिरप लिया जाता है। तो खैर ये सब नहीं पूछेगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला आता है, इसको बोलेंगे रेक्टम, ठीक है। रेक्टम में क्या होता है, लैट्रिन आकर के स्टोर होती है और उसके बाद में एनस के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यह पूरे हमने क्या किया, डाइजेशन की प्रोसेस को दिखा दिया कि कैसे कैसे डाइजेशन होता है। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो लीजिए, उसके बाद में हम रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग को दिखाते हैं। 1 मिनट, चलिए मिटा दें। ध्यान से समझते चलिए बात को, क्योंकि टाइम देखते रहना पड़ता है ना कि कितना देर में मुझे खत्म करना है। एवरेज लेकर के चलते, नहीं तो मालूम चलेगा तो केवल लाइव प्रोसेस को दिन भर खींचते रह जाएंगे। इसलिए उतना भी नहीं पढ़ाना है, ठीक है। चलिए बस 10-20 मिनट में यह टॉपिक और खत्म हो जाएगा। टारगेट है कि 1.5-2 घंटा 1 घंटा 40-45 मिनट में क्या कर दे, खत्म कर दे। इंक इसमें डाल लेता हूं, कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत की बात है कि यह खुलता ही नहीं है। चलो 1 मिनट धैर्य बना करके रहिएगा। आप भी कुछ बहुत आराम कर लीजिए। चलो हेडिंग लगाइए आप, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। कोई दिक्कत कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीथिंग क्या होता है, सांस कैसे लेते हैं, ठीक है। ना तेरे आने के खुशी ना तेरे जाने का गम, बीत गए वो जमाने जिस दिन तन्हा थे हम। चलिए कोई बात नहीं। चलो देखो, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीथिंग क्या होता है, तो दोनों में सबसे पहला बात आकाश पाताल का अंतर है, दोनों एक नहीं है। देयर आर मैनी डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। कोई दिक्कत? चलो क्या डिफरेंस है, तो रेस्पिरेशन को समझते हैं। जैसे रेस्पिरेशन होता क्या है कि हमने क्या किया कि ऑक्सीजन लिया, कोई दिक्कत। अब जब यह ऑक्सीजन बॉडी में गया तो यह फूड क्या करेगा, फूड जो है हमारा ब्रेक कर जाएगा ना, समझ में आ रही है बात। तो यह फूड क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके हमको क्या देगा, तो हम लोग को एनर्जी देगा। और इसी के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं, पूछता है डिफिनेशन वगैरह। और ब्रीथिंग क्या होती है, ब्रीथिंग होती है कि ऑक्सीजन हमने क्या किया, लिया, और यह ऑक्सीजन बॉडी क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया। इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो द प्रोसेस भी शो द इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, उसको ब्रीथिंग बोला जाएगा ना, रेस्पिरेशन बोल दिए। तो इनहेलेशन जो ऑक्सीजन को अंदर लिए उस प्रोसेस को इनहेलेशन बोलेंगे। लिखो इनहेलेशन, और उसके बाद में एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या होता है, इनहेलेशन जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं इनहेलेशन, और एक्सहेलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन अंदर लिए और कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकल गया। कोई दिक्कत? अब देखो कैसे कैसे कौन किससे सांस लेता है। तो यह ब्रीथिंग वाला थोड़ा सा समझ लो कि कौन किससे सांस लेता है। तो ब्रीथिंग में सबसे पहला आता है ना कि व्यक्ति ह्यूमन किसके से द्वारा सांस लेता है, किस ऑर्गन की सहायता से सांस लेता है, तो लंग्स से क्या करता है, सांस लेता है। ह्यूमन के बाद अगला आता है आपका फ्रॉग वाला, ज्यादा पूछता है, मेढक। मेढक जो है ना, जब बच्चा रहता है, टैडपोल रहता है, तो किससे सांस लेता है, गिल्स से सांस लेता है। मछलियां भी गिल्स से सांस लेती है। और जब यंग हो जाता है तो लंग्स से लेता है। और जब अनएक्टिव हो जाता है, बूढ़े अवस्था में चला जाता है, तो स्किन से लेता है। कोई दिक्कत? उसके बाद में अगला जो फिश है वह किससे लेता है, तो गिल्स से लेता है। यह सब पूछ देगा। और चौथा आप याद रखिएगा कि इंसेक्ट वगैरह जो है ना, यह किससे लेता है, तो ट्रेकिया के द्वारा लेता है। कोई दिक्कत? यह क्या करता है, ट्रेकिया के द्वारा लेता है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है, तो सुनो, इनहेलेशन हो गया और उसके बाद में
एक्सहेलेशन हो गया। इनहेलेशन में सबसे पहले ऑक्सीजन 21% होता है पूरे एटमॉस्फेयर में, कोई दिक्कत। और हमारे बॉडी में 21% ऑक्सीजन जाता है, एक्सहेलेशन में बॉडी एक्सेप्ट करता है लेकिन 17% को बाहर निकाल देता है। 21% ऑक्सीजन गया ना, तो यह 17% ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, बाहर निकाल देगा। जबकि CO2 जो है ना वह 0.03 होता है और 0.03 एटमॉस्फेयर में, और यह 4% जो लिया है ना 21 में से, यह 0.03 और 4 मिल करके जीरो कितना हो जाएगा, 4.03% जो है ना वह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। कोई दिक्कत। एटमॉस्फेयर में 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, याद रखिएगा, पूछा हुआ यह भी सवाल है कि अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट 0.03%, कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना। कोई दिक्कत। तो अब यह सब नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी याद रखना, समझा बात। चलिए उसके बाद में कैसे कैसे हम लोग, यह रेस्पिरेशन था, इतना ही इसमें से पूछेगा, रेस्पिरेशन और ब्रेथिंग में से। और नहीं तो इसके अंदर से पूछेगा कि प्रोसेस ब्रेथिंग का क्या होता है। तो सुनो, प्रोसेस ब्रेथिंग का होता है कि सबसे पहले यह आपका नोस्ट्रिल, नसल कैविटी, फाइलेक्स, लाइनेक्स, ट्रेंकिया, ब्रोंकियोल्स, अल्बोली क्या होता है, तो ध्यान से समझते चलिए। इसको मिटा दें। चलो कैसे सांस हम लोग लेते हैं, उसके बाद में आ जाएगा ब्लड वगैरह, उसके बाद सब छोटा छोटा टॉपिक है, इसलिए ध्यान से समझते चलिए। जो है टाइम लग रहा इसी में लगेगा, उसके बाद टाइम नहीं लगने देंगे। यहां देखो, डायग्राम वगैरह बनाने आना चाहिए। यह जो है आपका, इसको हमने क्या बोला, नोस्ट्रिल बोला, यहां पर नसल कैविटी बोला, इसको फाइरेंक्स बोला, फाइरेंक्स यहाँ पर बोले लाइरेंक्स। सवाल आया हुआ है कि साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लाइरेंक्स के द्वारा साउंड होता है। जैसे कि यहाँ पर हम ठोकेंगे तो हमारा आवाज जो है वह चेंज कर गया, तो अपने से थोड़ी बोल रहा है, यह लाइरेंक्स के द्वारा चेंज होती है। कोई दिक्कत। तो आवाज कहाँ से बनता है, लाइरेंक्स के द्वारा। नोस्ट्रिल, सबसे पहले नाक में हमारा क्या गया, ऑक्सीजन गया। नसल कैविटी, नाक में खाली जगह को कैविटी बोलते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद में फाइरेंक्स होता है, आ करोगे ना तो एक गोल दिखाई देगा गुफा की तरह, उसी को हम लोग बोलेंगे फाइरेंक्स। और जस्ट नीचे यहाँ पर होता है लाइरेंक्स, जिससे आवाज निकलती है। और यहाँ पर होता है ट्रेकिया, ट्रेकिया, कोई दिक्कत। यह होता है आपका ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या करता है, ऑक्सीजन के मार्ग लेफ्ट और राइट में पहुंचा देता है, कोई दिक्कत। और उसके बाद में अब देखो यहाँ पर होगा आपका ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स और अल्बोली। तो सुनो बात को ध्यान से, सवाल पूछा हुआ है कि ऑक्सीजन कहाँ स्टोर होता है, फेफड़ा में, लंग्स में, इसलिए ध्यान से समझिए, इसलिए यह बना रहे हैं। कैसे यह बनता है, यह आपका है ब्रोंकी, यहाँ से हमने क्या कर दिया, बाउंड्री बना लिया, और इसको हमने बोला लीवर, और यहाँ पर होगा आपका डायफ्राम। तो सुनो ध्यान से, क्या है, यह जो है आपका ब्रोंकी है, ब्रोंकी, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जाता है। ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स क्या है, यह वाला बाहर वाला ब्रोंकियोल्स, इसका पार्ट होता है ब्रोंकियोल्स। और उसके बाद में अंदर जो खाली जगह है उसको बोलेंगे अल्बोली, अल्बोली। कोरोना में यही अल्बोली से जा करके क्या करते थे, एस्पाइनो नामक प्रोटीन होता था और इस अल्बोली से चिपक जाता था, जिससे ऑक्सीजन स्टोर नहीं हो पाती थी और व्यक्ति को शरीर, मतलब कि शरीर का सांस फूलने लगता था और ऑक्सीजन नहीं मिलते थे, जिसके कारण व्यक्ति को मौत हो जाता था। तो यह सब सवाल नहीं पूछता है। तो अल्बोली में क्या करता है, O2 स्टोर होता है, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन कहाँ स्टोर होता है, अल्बोली में स्टोर होता है। यह आपका लंग्स है, लंग्स बोले तो फेफड़ा, और फेफड़ा क्या होता है, ऑक्सीजन की टंकी होती है, कोई दिक्कत। और नीचा यहाँ पर क्या है आपका, डायफ्राम है। डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम जो है ना, अब सुनो, डायफ्राम, ठीक है। तो डायफ्राम, डायफ्राम क्या करता है, तो डायफ्राम जो है ना, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो बॉडी के पास इतना शक्ति नहीं होता है कि लिया गया ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं, उसको बाहर निकाल दे, ठीक है। तो नहीं निकाल पाता, और यही डायफ्राम करता क्या है ना, धकेलने का काम करता है। तो सवाल पूछा हुआ है कि इनहेलेशन की प्रोसेस में डायफ्राम किधर मूव करता है, लेफ्ट डाउनवर्ड कि अपवर्ड। तो इसे आराम से समझो। मतलब क्या, योगा नहीं सिखा रहे। ऑक्सीजन को आप लीजिए, ऑक्सीजन को लिए तो डायफ्राम किधर गया, ऊपर गया ना, डायफ्राम ऊपर गया। ऐसा ना कि ऑक्सीजन को लिए तो नीचे चल जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जब ऑक्सीजन तुम लोगे तो डायफ्राम खिंचाता है, और जब नीचे आता है ना तो छोड़ देता है, अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं। तो इनहेलेशन, जब ऑक्सीजन बाहर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं
तो डायफ्राम जो है ना किधर मूव करता है, यह डायफ्राम जो है अपवर्ड मूव करता है। और एक्सहेलेशन, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, एक्सहेलेशन उसी को कहते हैं ना, तो यह जो है डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है। तो याद रखिएगा और ध्यान से समझते चलिए। फेफड़ा के बाहर जो है ना, लंग्स के बाहर झिल्ली होता है जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, याद रखिएगा ना पूछेगा। और यह डायफ्राम का यही काम है। किसी किसी को देखिएगा ना तो व्यक्ति गिर जाएगा ना तो वह कहर करके मर जाएगा, क्योंकि उसका डायफ्राम टूट जाता है। या तो डायफ्राम टूटेगा, नहीं तो इसके बाहर रिब्स भी होते हैं ना, ठीक है, रिब्स मतलब पसली, और यह रिब्स स्टेर्नम से जुड़ा होता है, नहीं तो स्टेर्नम खुलेगा तो पूरा रिब्स ही खुल जाएगी। फ्लोटेटिंग रिब्स होता है लास्ट वाला पेयर ना, टोटल 25 हड्डी होते हैं स्टेर्नम को लेकर के, ये सब नहीं पूछता है। चलिए मिटा देता हूं। हमको यह करना है जो आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो अब अगला हेडिंग लगाइए ब्लड। ब्लड, हार्ट और एक्सक्रेशन उसके बाद में खत्म। कोई दिक्कत? इसलिए ध्यान से समझते चलिए। इतना जो बात जान गया लाइव प्रोसेस में, उसका काम हो गया। चलो अब हेडिंग लगाओ ब्लड। ब्लड, ब्लड क्या होता है? ब्लड जो है वह आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है, टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। तब ना कहते कि तो ज्यादा खून में गर्मी है, आखिरकार क्यों? या क्या करता है, टेम्परेचर को कंटेन करके रखता है। 98.6 फ़ारेनहाइट में होती है, 310 डिग्री केल्विन में होता है, 310 केल्विन में होता है और 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। कोई दिक्कत? जिसको ज्यादा दिक्कत है मैथ में तो 9C प्लस कितना लिखोगे, 9C/5 प्लस 32 फ़ारेनहाइट। अब इसको कन्वर्ट करते रहे लेकर के। कोई दिक्कत? तो चलिए 9C बोल रहे हैं, 9C नहीं बोल रहे हैं। देखो तो ब्लड, ब्लड क्या है? आपका कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू है। इसका कलर जो है ना वह रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। सुनो एक्चुअल एक बात बताए, ब्लड का, खून का रंग जो है ना लाल नहीं होता है। लो अब कहोगे कि गलत बता रहे हैं। ब्लड का कलर जो है वह आपका लाल नहीं होता है। ब्लड का कलर जो है ना वह हल्का जो है आपका किस टाइप का होता है, बैगनी कलर का होता है। बैगनी बोले तो ब्राउन कलर का, ठीक है, यह आपका ब्राउन कलर का होता है। लेकिन हमारे ब्लड में क्या होते हैं, आयरन पाया जाता है। आयरन बोले तो लोहा, नैनो पार्टिकल के रूप में पाया जाता है। कोई दिक्कत? और यही आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाती है विटामिन ए की कमी के कारण। फल वगैरह खाते हैं तो हम लोग को क्या हो जाती है, तंदुरुस्ती हो जाती है, आयरन मिल जाता है ना। जिसको ब्लड में कमी है ना तो वह पालक वगैरह खाए, आयरन ज़्यादा मिलेगा। कोई दिक्कत? तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें होता है आयरन। याद रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, कि ब्लड में क्या होता है, कौन सा मेटल होता है, तो आयरन होता है। यह करता क्या है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और पूरे बॉडी में घुमा देता है। कोई दिक्कत? पूरे बॉडी में घुमा देता है। तो आपको भी मालूम है कि आयरन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, तो केमिस्ट्री हम पढ़ाए हैं तो थोड़ा सा तो मालूम होगा ही कि आयरन ऑक्साइड बना देगा, और आयरन ऑक्साइड के कारण किसी भी चीज का क्या हो जाता है, कलर लाल हो जाती है। कोई दिक्कत? तो ब्लड यही कंटिन्यूअसली क्या करता है, रिएक्ट करता है, जिसके कारण ब्लड का रंग जो है ना वह लाल हो जाता है। कोई दिक्कत? सुनो, तो यह आयरन होता है। ब्लड में 3 तरह के कंपोनेंट पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है? 3 कंपोनेंट के बारे में। तो कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, पहला आरबीसी, दूसरा पढ़ना है आपका डब्ल्यूबीसी, और तीसरा पढ़ना है आपको प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स पढ़ना है। कोई दिक्कत? इसके अलावा नहीं पढ़ना है 10th में ज़्यादा। तो ध्यान से समझते चलो। ब्लड कितना होता है, तो 4 से 5 लीटर होता है। किस में? तो यह महिला में होता है, वोमेन में होता है। और 5 से 6 लीटर जो है ना वह किस में होता है, मेल में होता है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है। इसका नंबर पूछता है, जीवन काल पूछता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका देखो प्रोडक्शन पहला हम बता देता हूँ, कहाँ पे होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स। तो यह जो है बोन मैरो में होता है। बोन मैरो बोले तो अस्थि मज्जा, मुर्गा वगैरह खाए हो तो मुर्गा नहीं बोल रहे हैं, वो मुर्गा, ठीक है, कॉक। तो मुर्गा खाओगे ना तो हड्डी को थोड़ा सा चबा करके देखना, उसमें मच्छरदानी लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, खाली खाली लाल जगह, उसी में खून बनता है, उसी को बोन मैरो बोलते हैं। और उसके बाद में आरबीसी का डेथ कहाँ पर होता है, स्प्लीन में होता है, ठीक है। इसी को हम लोग ब्लड बैंक भी बोलते हैं,
कहाँ पे होता है, तो ध्यान से समझो। कभी कभी तो अब ऐसा देखते हैं क्वेश्चन ना कि लोकेशन पूछता है, तो आपका स्प्लीन जो है बाय साइड, स्प्लीन जो है आपका बाय साइड होता है पेनक्रियाज के नीचे, अर्थात बाय साइड कोई मार दिया चाकू तो चल जाओगे, दाएं साइड लीवर होता है बच जाओगे, स्प्लीन में लगेगा चल जाओगे, क्योंकि ब्लड बैंक होता है, ठीक है। और इसका नंबर कितना होता है, तो 4.6 से लेकर के 4.8 से लेकर के 5.6 मिलियन होता है ब्लड में। और लाइफ इसका लिख लीजिए, लाइफ जो है ना 20 से लेकर के 120 दिन तक होता है एवरेज लाइफ। कोई दिक्कत, तो आरबीसी में यह 4-5 बात याद रखिएगा कि प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है, डेथ स्प्लीन में होती है, ठीक है, इसीलिए इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। नंबर इसका कितना होता है, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, हाउ मेनी द नंबर ऑफ आरबीसी इन द बॉडी या इन द ब्लड, तो क्या बताइएगा 4.8 से लेकर के 5.6 मिलियन होता है। अदरवाइज द लाइफ ऑफ द आरबीसी 20 to 120 डेज। आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। ध्यान से समझिए, ज्यादा स्पोकन के चक्कर में मत पड़िए, सुनो बात को ध्यान से। डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी पहले समझते चलो, समझ जाओगे सब लिख डालोगे। डब्ल्यूबीसी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शोल्डर ऑफ द बॉडी बोलते हैं, बिकॉज इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज। मतलब क्या, इसको शोल्डर ऑफ बॉडी क्यों कहा जाता है, तो शोल्डर ऑफ बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बीमारियों से हमको क्या करता है, रक्षा करता है, क्योंकि इसके पास भी क्या होते हैं, लड़ने की शक्ति होता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर वह कौन सा सेल है जो बीमारी से लड़ता है, बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। नहीं तो हम तो यहाँ बताएंगे ही कि टी सेल क्या होता है, लिम्फोसाइट क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, अग्रेनुलोसाइट्स होता है। कोई दिक्कत, इतना डीप नहीं पूछेगा बाबू, रिजल्ट लेने आए हैं, पढ़ करके रिजल्ट लीजिए, ठीक है। व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स होता है, सेल मत लिख देना, क्योंकि कार्पोसेल्स का मतलब कि ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडीज होते हैं। 1 मिनट, ज्यादा लंबा चौड़ा खिंचा रहा है, इसको खत्म करेंगे। तो डब्ल्यूबीसी का नंबर जो है ना वह कितना होता है, 5000 से लेकर के 7000 तक होता है। उसके बाद में प्रोडक्शन यहाँ पर मिटाते चले, प्रोडक्शन की कहाँ होता है, तो प्रोडक्शन जो है इसका वह आपका ब्लड में ही होता है, ठीक है, प्रोडक्शन ब्लड में होता है। लाइफ याद रखिएगा, लाइफ कहाँ, लाइफ कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है इसका लाइफ, उसके बाद मर जाता है। इसको शोल्डर ऑफ बॉडी बोलते हैं, शोल्डर ऑफ बॉडी बोलते हैं। शोल्डर ऑफ बॉडी क्यों कहा जाता है, तो शोल्डर ऑफ बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बीमारियों से रक्षा करता है। कोई दिक्कत, और उसके बाद में प्लेटलेट्स, बस प्लेटलेट्स का याद रखिएगा कि यह ब्लड को क्लॉटिंग कराने में मदद करता है, टू हेल्प इट्स द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है। ब्लड को क्लॉट करने के पीछे कई सारे रीजन है कि थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन, यह सब क्या है, ये सब नहीं पूछता है। आपका जो आता है एक्चुअल बात कर रहा हूँ मुद्दे की। कोई दिक्कत, तो ब्लड को जमाने का काम कौन करता है कट जाने के बाद, तो यह जो है ना प्लेटलेट्स करता है, ठीक है। ब्लड को क्या करता है, हेल्प करता है क्लॉटिंग में, क्लॉटिंग बोले तो जमाने में। कोई दिक्कत, तो ब्लड में इतना बात याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा परीक्षा में। हमको वह चर्चा करना है जो परीक्षा में है, आता है। कोई दिक्कत, चलो मिटा दे। अब हार्ट हो जाएगा और किडनी बात खत्म। उसके बाद में नर्वस सिस्टम पे चलेंगे। हम लोग के पास टाइम सेपरेट है, इसीलिए सब टॉपिक को भी देखना है। चलिए अब देखता हूं हार्ट को। हार्ट का मतलब होता है हृदय, ठीक है। जिसको यदि बाबू को लगता है कि लाइव प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे तो वीडियो में करा रखा हूं, आराम से जाए। एक शॉर्ट 1.5 घंटा का हमने कराया है, वहां पर देखें। हार्ट को हमने 1.5 घंटा पढ़ाया है और यहाँ 5 मिनट में खत्म कर देगा। हार्ट का मतलब होता है हृदय, एक इस तरह से होता है। कोई दिक्कत, हमसे तो बनता भी नहीं है, जो इसका मरीज होगा वह बना देगा। देखिए, तो इस तरह से हार्ट नहीं बनाया जाता, इस तरह से हार्ट होता है, ठीक है। 350 ग्राम का होता है। आदमी का शरीर बहुत बड़ा नहीं होता है, 350 ग्राम का होता है, ठीक है। चलिए, तो हार्ट, अब हार्ट से कैसे ब्लड निकलता है और जाता है, तो हार्ट से सबसे पहले ब्लड जो है ना वह अरोटा में जाता है। अरोटा बोले तो महाधमनी, और यहीं से पूरे शरीर में ब्लड जो है वह क्या होती है, सप्लाई होती है। हार्ट का काम क्या होता है, यार हार्ट करता क्या है, यह पंप करता है ब्लड को, ठीक है। तो ब्लड को पंप करने का काम किसका होता है, हार्ट का होता है, हृदय का होता है। कोई दिक्कत है, तो यह क्या करता है, हार्ट अरोटा में भेजता है, अरोटा से आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज में जाता है, फिर आर्टियोल्स में जाता है, आर्टियोल्स में जाता है, फिर कैपिलरीज में जाता है, कैपिलरीज में जाता है। कैपिलरीज में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड यह मिल करके क्या हो जाते हैं, डीऑक्सीजनेट हो जाते हैं। डीऑक्सीजनेट कहने का मतलब है ना कि अशुद्ध हो जाते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब होता है
कि वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो सवाल उठता है कि ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगी तो ब्लड जम जाएगी, ना जमेगी, क्योंकि ब्लड के अंदर हेपरिन होते हैं, ठीक है। यह क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जमाने से बचा लेता है इनसाइड द बॉडी, कोई दिक्कत। और जैसे ही ब्लड जब बाहर आ जाता है हमारे शरीर से तो क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ब्लड बाहर आते हैं तो हेपरिन ब्लड के अंदर का जब मर जाता है और यह ब्लड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम से रिएक्ट करके क्या कर देता है, यह जाल बुन देता है और उसके बाद में ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, कोई दिक्कत। तो इतना डीप में नहीं पूछेगा। अरोटा आर्टरीज, आर्टरीज, आर्टियोल्स, कैपिलरीज, और यहाँ पर ब्लड क्या हो जाता है, मिक्स ब्लड हो जाता है, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वह एक दूसरे से मिल जाते हैं, याद रखिएगा। तो कैपिलरीज के पास जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो सवाल पूछा हुआ है कि वेयर इज द पोजीशन व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर मिक्स टुगेदर। तो बता दीजिएगा कैपिलरीज, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन mix from the blood known as the oxygenated blood, otherwise the carbon dioxide mix from the blood known as the deoxygenated blood, and the oxygenated blood and deoxygenated blood are mixed in the capillaries. Are you understand? चलिए, कैपिलरीज के बाद अगला आता है स्मॉल वेन्स। स्मॉल वेन्स, स्मॉल वेन्स हो गया, उसके बाद में वेन्स हो गया, और अगला वेना कावा हो गया, वेना कावा हो गया, और उसके बाद में कहाँ चला जाएगा, हट में चला जाएगा। तो एक साइकिल बन गया। इस साइकिल को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल बोलेंगे, कोई दिक्कत। तो देखो हट में ब्लड कैसे करता है ट्रांसफर वगैरह। सपोज करो कि आपका हट है, तो सवाल पूछा हुआ है ना कि व्यक्ति का हट कितने चेंबर का होता है, हाउ मेनी चेंबर ऑफ द ह्यूमन हट। तो 4 चेंबर होता है, कोई दिक्कत। तो एक चेंबर यहाँ पर, यहाँ पर 4 चेंबर बन गया ना, 1 2 3 4, बन पड़े अत्याचार। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट एट्रिनम बोलेंगे, कोई दिक्कत। और इसको हम लोग बोलेंगे राइट एट्रिनम, राइट एट्रिनम बोलेंगे। और यहाँ पर यह जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। ऐसा ना कि राइट है तो राइट लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। और यहाँ पर आपका राइट वेंट्रिकल होगा, ठीक है। तो ब्लड कहाँ से पंप करता है, तो ब्लड जो है ना यह आपका वेंट्रिकल से पंप करता है। ब्लड कहाँ से पंप करता है, सवाल पूछा हुआ है कि हर्ट में ब्लड कहाँ से पंपिंग होती है। तो आप बता दीजिएगा कि हर्ट में ब्लड जो है ना वह वेंट्रिकल के द्वारा आपका पंप होता है। और यहाँ से क्या करता है, यह ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। कैसा ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पर क्या कर दिया, रिसीव कर दिया। CO2 प्लस ब्लड बोल देता हूँ, तो मतलब डीऑक्सीजनेटेड, यह ब्लड को क्या कर लिया, यहाँ से रिसीव कर लिया। और यहाँ पर दीवाल होता है, इस दीवाल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ट्राइकुस्पिड वाल्व। ट्राइकुस्पिड वाल्व क्या करता है, वाल्व इसलिए लगाया जाता है कि जब हमारा बॉडी और हार्ट ब्लड को एक्सेप्ट करता है ना तो वापस नहीं जाए, इसीलिए भगवान ने क्या कर दिया है, इसके अंदर दीवाल लगा दिया। उस दीवाल को हम लोग बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व या ट्राइकुस्पिड बोलो। और उसके बाद में यहाँ पर ब्लड आता है, यहाँ से देखो आपका नली जुड़ी होती है, जो जाता है कहाँ पर, लंग्स के पास जाता है, फेफड़ा के पास। और लंग्स आपको अच्छा से मालूम है कि लंग्स क्या होता है, ऑक्सीजन की टंकी होती है, और इसमें ऑक्सीजन जा करके मिल जाता है ब्लड में। और उसके बाद में यहाँ पर होता है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी वाल्व। और इस पल्मोनरी वाल्व यहाँ लिख दूं तो यह पल्मोनरी वाल्व, इतना नहीं याद रखिएगा, पल्मोनरी वाल्व के द्वारा क्या जाता है, ब्लड जाता है। और यहाँ पर आपका एक नस जुड़ा होता है, इस नस को क्या बोलते हैं, 3 ठो होता है, कोरोनरी साइनस नस होता है, नहीं पूछेगा इसलिए इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। कोरोनरी साइनस हम बता रहे हैं प्रोसेस ना, कोरोनरी साइनस नस होता है। अब यह ब्लड को खींच लेता है और यहाँ पर आपका लगा होता है दीवाल, इस दीवाल को हम लोग बोलेंगे बाइकुस्पिड वाल्व, बाइकुस्पिड वाल्व। और ब्लड चलाता है कहाँ पर, इसमें चलाएगा, स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर दीवाल जो है ना वह मोटा होता है, कोई दिक्कत, यह दीवाल जो है ना मोटा होता है क्योंकि यहाँ से ब्लड को प्रेशर लगाएगा। और यहाँ पर होता है आपका अरोटिक वाल्व, टोटल 4 गो दीवाल होता है, अरोटिक वाल्व, ठीक है, अरोटिक वाल्व। और फिर यहाँ पर अरोटा के पास चला जाता है इस तरह से, और क्या करता है, ब्लड जो है ना वह पंप करता है। तो आप सिंपल याद रखिएगा इसमें कि हार्ट का, व्यक्ति का हार्ट कितने चेंबर, 4 चेंबर का। हार्ट का काम ब्लड को पंपिंग करना, या साइकिल याद रखिएगा। रिसीव कौन करता है, आपका एट्रिनम करता है। वेंट्रिकल आपका क्या करता है, वेंट्रिकल की वजह से पंप करता है हार्ट, और एट्रिनम की वजह से क्या होती है, रिसीव होता है। कोई दिक्कत। अच्छा अब सुनो, अब इसमें तुमसे पूछ देगा कभी कभी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है। सिस्टोलिक क्या होता है और डायस्टोलिक क्या होता है। सिस्टोलिक का मतलब होता है कि जब ब्लड की प्रेशर बढ़ जाती है, अर्थात 120 हो जाती है, तो उसको सिस्टोलिक बोलेंगे। और डायस्टोलिक जब ब्लड की प्रेशर घट जाती है तो इसको हम लोग 80 बोलते हैं, मतलब कि उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। तो इसी से मिला करके बन जाता है ब्लड प्रेशर 120/80, ठीक है। तो अर्थात ब्लड जब ऊपर चढ़ता है ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 120। इस तरह से ब्लड
ले लिया, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक छोड़ दिया तो 80, और इसी के प्रेशर जो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो आप इसको देख लीजिए, उसके बाद में मिटा देता हूं, कोई दिक्कत। चलिए चलो मिटा दें। अब हम लोग किडनी को देखते हैं। समय ज्यादा ले लिए, सॉरी, ध्यान से समझते चलो। जो बाबू लाइफ प्रोसेस को समझ गया उसका काम हो गया। केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड समझ गया उसका काम हो गया, और फिजिक्स में जो मैग्नेटिज्म और लाइट समझ गया उसका काम हो गया। ठीक है, तोरो पता है कि इससे ज़्यादा सवाल आता है लाइफ प्रोसेस से। तो 40-42 मिनट ले ही लिए, तो कोई दिक्कत मत मानिएगा। अब जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि छोटा छोटा अब टॉपिक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, किडनी। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जनरली किडनी आता है, आपका दिया हुआ है किताब में। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं। तो किडनी क्या करता है, किडनी जो है ना, यह ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। ब्लड फिल्टर करने का काम किसका होता है, किडनी का होता है। चित्र देख लो थोड़ा सा, और इसमें कभी कभी नेफ्रॉन वगैरह भी पूछ देता है, और उसके बाद में कल वाला में तो करा ही देंगे इसका शॉर्ट रिवीजन बोल रहे हैं, गेसिंग क्वेश्चन, कोई दिक्कत। तो सुनो, यह जो है आपका, सपोज करो ऐसा, मतलब मैं बनाने का प्रयास करता हूं, और यहां से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे यूरिनरी ब्लेडर। इसको यूरेटर बोला जाता है, इसको यूरेटर बोलते हैं, और इसको यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं, यूरिनरी ब्लेडर, कोई दिक्कत। इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा यह आपका किडनी है, और कौन सा किडनी है, राइट किडनी है, राइट किडनी। और यहाँ पर यह जो है आपका लेफ्ट किडनी है। किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, और किडनी के अंदर जो है ना वह नेफ्रॉन होता है। इसीलिए किडनी को डॉक्टर को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। यह क्या है, तो नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन की मात्रा कितना होती है, तो 5 से लेकर के 10 लाख होता है। ठीक है, 5 से 10 लाख होता है, अर्थात किसी व्यक्ति का किडनी खराब नहीं होता है, किडनी के अंदर का नेफ्रॉन खराब हो जाता है। यह झिल्ली होता है, नेफ्रॉन मीन्स द झिल्ली, मेम्ब्रेन। ठीक है, इनसाइड द किडनी इज द फिल्टर ऑफ द ब्लड, कोई दिक्कत। यह नेफ्रॉन क्या करता है, एक तरह से झिल्ली है जो ब्लड को क्या करता है, छानने का काम करते हैं। और 5 to 10 लाख होता है, नॉट बी 1000, 5 to 10 लाख प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन इन वन किडनी। ठीक है, एक किडनी में 5 से 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, जो करता क्या है, ब्लड को छानने का काम करता है। और धीरे धीरे यही किडनी जब खराब हो जाते हैं ना, मतलब नेफ्रॉन खत्म हो जाते हैं, तो किडनी क्या कहता है, डॉक्टर साहब कह देते हैं कि किडनी फेल कर गए हो, मतलब कि किडनी खराब हो गई। आर्टिफिशियल किडनी सेलोफेन टेप का बना होता, नहीं पूछेगा। ठीक है, जो नहीं आएगा वो सीधा मैं बोल रहा हूँ कि ना पूछेगा। ठीक है, सेलोफेन टेप का बना होता है, कोई दिक्कत। बच्चा कहेगा कि बता कह रहा है। ठीक है, बच्चा होशियार हो गया है सब। अरोटा, यहाँ पर इसको भेंस बोलेंगे ना, भेंस में आया और बाहर निकल जाएगा अरोटा। ठीक है, और यहाँ पर होता है आपका 2 ठो ग्लैंड, इसको हम लोग बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड। अभी बता रहे हैं ग्लैंड में एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, 2s और 3s और 4s, 2s बोल रहा है, 3s और 4s हार्मोन सेक्रेट करता है। अचानक यह ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है एड्रिनल ग्लैंड, कोई दिक्कत है। अच्छा, तो यह किडनी हो गया। किडनी में क्या करेगा, पेशाब का निर्माण कौन करता है, तो सुनो, प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस, ऐसे लिखो। यूरिन का फॉर्म कौन करता है, यूरिन फॉर्म जो है ना वह किडनी करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। उसके बाद वेस्ट मटेरियल जो बनता है ना, वह क्या करता है, पेशाब के रूप में स्टोर कर देता है यूरिनरी ब्लेडर में। तो पेशाब कहाँ स्टोर होती है, पेशाब स्टोर होता है ब्लेडर में। और यहाँ पर होता है आपका यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, पेशाब की नली होती है, और यह पेशाब की नली क्या करता है, पेशाब के थैली में ला करके पेशाब को जमा कर देता है, यूरिनरी ब्लेडर में पेशाब जमा कर देता है। अर्थात यहाँ पर कोई दिक्कत होगा तो पेशाब लीक कर जाएगा, कोई दिक्कत। तो यह यूरेटर है। यूरेटर क्या करता है, पेशाब को किडनी से बाहर निकालता है, जो पेशाब फॉर्म होती है। और यह पेशाब कहाँ पे स्टोर हो जाता है, तो यूरिन जो है ना वह यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर हो जाता है, और यूरेथ्रा के द्वारा जो है वह पेशाब बाहर निकल जाते हैं। अब थोड़ा सा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को दिखा देता हूँ कि नेफ्रॉन क्या करता है। तो नेफ्रॉन देखो किस तरह से स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। ध्यान से समझते चलो, डायग्राम तो मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, अब ना बनता है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से होता है,
यह सुनो, यह आपका क्या होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। कोई दिक्कत? नेफ्रॉन तो पहला बार दिखता नहीं है, यह माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो इस तरह से दिखाई देता है। कोई दिक्कत? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर ब्लड जो है ना वह छनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूमेरुलस फिल्टर। ग्लूमेरुलस, मेरुलस होता है फिल्टर या फिल्टरेशन। यह ब्लड को क्या करता है, अल्ट्रा फिल्टर करने का काम करता है, पुनः लेकर के छान लेता है। और इसके पास जो है ना यहाँ पर यह होता है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल खाए वाला कैप्सूल नहीं है, यह पुनः क्या करता है ना, यह ब्लड में से जो भी फैट वगैरह है ना सबको छान लेता है, खुला खाली ब्लड छोड़ देता है। और जो फैट वगैरह छाना है ना तो फिर से फैट को क्या करेगा, छान करके और ब्लड में मिला देगा। कौन? बोमेन कैप्सूल। और इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब। ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट, प्रॉक्सिमल यहाँ पर है, इसको ट्यूबुलर पार्ट बोलेंगे। ट्यूब ना है तो ट्यूबुलर पार्ट, और यहाँ पर प्रॉक्सिमल ट्यूब है, प्रॉक्सिमल ट्यूब है। अब यहाँ पर प्रॉक्सिमल ट्यूब के पास ब्लड जाएगा ना तो यह सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वही प्रोसेस दर्शाने लगेगा, ब्लड को ढकेलेगा। कोई दिक्कत? इस तरह से ढकेलेगा। और यहाँ पर क्या है, यह नीचे आएगा ना तो इसकी प्रेशर जो है ज़्यादा रहेगी तो इसको इंक्रीजिंग डक्ट बोलेंगे, इसको इंक्रीज बोलेंगे। और ऊपर चढ़ेगा तो डिक्रीज बोलेंगे, डिक्रीज। और फिर ब्लड जो है ना यहाँ डिक्रीज है, यहाँ पर इंक्रीज, यह डिक्रीज, और यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में आकर के ब्लड क्या हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में फिर वही अरोटा से आर्टरीज, आर्टियोस, कैपिलरीज, वेंस, स्मॉल वेंस, वेंस, स्मॉल वेंस, वेंस, वेना कवा और हार्ट में चला जाएगा। कोई दिक्कत? तो यह लाइव प्रोसेस की पूरा बात हमने दिखाया। अब हम लोग चलते हैं किधर, नर्वस सिस्टम के तरफ। कोई दिक्कत? चलो, 50 मिनट लग गए जी लाइव प्रोसेस को ही पढ़ाने में। अगला है आपका लाइव प्रोसेस के बाद नर्वस सिस्टम, हेडिंग लगाइए। 50 मिनट में हमने इतना कंटेंट बता दिया, कई 100 सवाल पूछे, शॉर्ट रिवीजन तो कर लो एक बार। और कल वाला में तो मैं दिखा ही दूंगा जो आपका गेसिंग सवाल रहेगा। अगर मान के चलिए गेस नहीं लड़ा तो क्या होगा, यह पढ़ ले रहेगा जो तो लड़ जाएगा ना। एक बच्चा को हमने देखा कि हिंदी का क्लास जो है ना, ऑल चैप्टर हिंदी 8 घंटा का मैराथन कर रहा था, तो उसको दिक्कत नहीं था। तो मैं 2 घंटा यदि पढ़ा दूंगा और पूरा बायोलॉजी तो क्या दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत? तो चलिए, इसलिए ध्यान से समझिए बात को। अब हम लोग लगाते हैं हेडिंग क्या, नर्वस सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। टॉपिक का नाम जो है आपका ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब दिमाग वगैरह को देखेंगे, अंदर का तो पार्ट देख लिए, अब दिमाग को देखेंगे। ठीक है, चलो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहला बात आता है आपका नर्वस सिस्टम का। ठीक है, नर्वस सिस्टम का सबसे पहला बात आता है नर्वस सिस्टम। यह नर्वस सिस्टम क्या करता है, यह बाहरी चीजों से अवगत कराने का काम करता है। कोई दिक्कत? मैसेज भेजता है बाहर के चीजों को। जैसे तुम किसी चीज को पकड़ोगे तो पता चलेगा ना कि क्या पकड़ रहे हो। कोई दिक्कत? ऐसे ठंडा चीज पकड़ा तो पता चलेगा ना कि बर्फ को पकड़े हुए हैं। किसी गर्म चीज को पकड़ लोगे तो पता चलेगा ना कि गर्म चीज को पकड़े। इस मार्कल को पकड़ करके देखो, पता चल जाएगा कि मार्कल को ही पकड़ करके हम लोग, मतलब जो भी पकड़ो, ध्यान से समझिए बात को। समझ में आ रही है? पकड़ने के लिए जो भी आप पकड़िए। नर्वस सिस्टम तो पता चलता है ना, तो क्यों? तो यह नर्वस सिस्टम के कारण पता चलता है। तो यह करता क्या है ना, अवगत कराता है बाहरी के चीजों से। कोई दिक्कत? चलिए, तो यह क्या करता है, मैसेज सेंड करने का काम करता है। और मैसेज सेंड जो है ना किसके द्वारा करता है, तो यह न्यूरॉन के द्वारा करता है। मैसेज सेंड जो है वह किसके द्वारा करता है, न्यूरॉन के द्वारा करता है। कोई दिक्कत? न्यूरॉन के द्वारा करता है। यह सबसे आपका ब्रेन का क्या होता है, न्यूरॉन सेल होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल होता है। सवाल आया हुआ है कि हमारे बॉडी का सबसे लंबा सेल कौन सा होता है, न्यूरॉन सेल होता है। छोटा सेल कौन होता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा होता है। सेल बॉडी में आप पढ़े होंगे ना, क्लास 9 का यह बात हम बोल रहे हैं, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। और सबसे बड़ा सेल किसका होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। कोई दिक्कत? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, और न्यूरॉन क्या होता है आपका, लॉन्गेस्ट सेल होता है, लॉन्ग सेल होता है। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल कौन होता है, लॉन्ग सेल होता है। कोई दिक्कत? तो मैसेज कैसे सेंड होती है, नर्वस सिस्टम बाहरी चीजों से जो अवगत कराता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं और पता नहीं चल रहा, कि कहोगे ना कि नर्वस आ गए सर जी। ठीक है, तो नर्वस आ नहीं गए हैं, यह मैसेज जो है ना हमारे बॉडी को आराम से सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है और खटाखट बोलते जा रहे हैं। तो हमारी नर्वस सिस्टम क्या करके रखा है, बॉडी को
पहला बात सेरिबेलम कंट्रोल करके रखा है, नर्वस सिस्टम तुरंत मैसेज हमको सेंड कर रहा है सेरिब्रम को। कैसे कर रहा है ध्यान से देखिए बात को, ठीक है। तो यह लॉन्ग सेल होता है, न्यूरॉन सेल, कोई दिक्कत। अब नर्वस सिस्टम में सबसे पहला बात आता है ना कि कैसे मैसेज जाती है बाबू, तो थोड़ा सा फिगर वगैरह देख लो। कैसे फिगर देखेंगे तो समझो, मैं तो फिगर सब चीज का बना देता हूं, तुम्हारा भी बना दूंगा और उसका भी बना दूंगा। तो जिस चीज का तो कहो तो रूठी रूठी सी लगती है, कोई तरकीब बता मनाने की, मैं जिंदगी गिरवी रख दूंगा तो कीमत बता मुस्कुराने की। नहीं सुनो, यहाँ पर यह जो है ना आपका, यह जो है आपका क्या है, तो यह आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियन ना, न्यूक्लियस लिखो, सेल बॉडी का न्यूक्लियस, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है ना। सेल वगैरह तो पढ़ा होगा कि सेल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई दिक्कत कि सेल क्या होता है, सेल जो है ना वह बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी लाइफ का। अर्थात जब लाइफ की प्रोसेस जब हम पढ़ते हैं तो व्यक्ति का लाइफ कहाँ से स्टार्ट होता है, सेल से होता है। सेल सेल मिल करके टिश्यू बनाता है, टिश्यू टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, तब जा करके ऑर्गेनिज्म बनता है। कोई दिक्कत। तो यह आपका जो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया, और इसको हम लोग बोलेंगे एक्सॉन। कोई दिक्कत, एक्सॉन इसको मत बोलो, इसको सेल बॉडी बोला जाता है, सेल बॉडी बोला जाता है। और यहाँ से देखो इस तरह से, अब एक्सॉन इस तरह से इसको बोलेंगे, और एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन की दूरी को साइनेप्स बोला जाता है। आया हुआ सवाल है कि मैसेज वन एक्सॉन टू द अनदर एक्सॉन बाय द साइनेप्स, ठीक है, या रिक्त स्थान को साइनेप्स बोला जाता है। तो ध्यान से समझिए। और यहाँ पर इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंडिंग नर्व बोलते हैं, इंडिंग नर्व बोलते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, इसको एक्सॉन बोला जाता है। और दो एक्सॉन के दूरी के दो एक्सॉन के बीच का डिस्टेंस को हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। कितना होता है बाबू साइनेप्स, बताओ तो मान जाएंगे जो पढ़ता है बायोलॉजी का प्रिय स्टूडेंट हमारे। साइनेप्स जो सोचता है कि बायोलॉजी हमारा फेवरेट है, इसके बाद जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं और या नीट का प्रिपेयर करने वाले, वह बताइए कि दो साइनेप्स के बीच की डिस्टेंस कितना होता है, मान जाएंगे। ठीक है, हो गई। 2 एमस्टोन होता है बाबू, एमस्टोन में नापते हैं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ना है इसलिए एमस्टोन में नापते हैं। तो दो साइनेप्स के बीच की दूरी कितना होता है, 2 एमस्टोन होता है। और अच्छा, इसमें मैसेज किसके द्वारा जाता है, सोडियम के द्वारा जाता है, सोडियम या पोटासियम। ठीक है, सोडियम या पोटासियम हाईली रिएक्टिव ना है, तो हाली मतलब कि श्रीघ या श्रीघ है। मैसेज को सेंड कौन करता है ब्रेन में, तो सोडियम मेटल करता है। ब्लड में होता है आयरन, कोई दिक्कत है, जबकि इसमें होता है सोडियम, याद रखिएगा। तो साइनेप्स क्या होता है, दो एक्सॉन के बीच की दूरी साइनेप्स कहलाती है। अच्छा, सांप वगैरह काट लेता है ना, तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम ही अटैक होती है, अर्थात सांप की जहर से कम और व्यक्ति हार्ट अटैक से ज्यादा मर जाता है। कोई दिक्कत। तो सांप आपका टोटल 450 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन टोटल सांप 450 में 10 या 12 सांप ही जहरीला होता है, अदरवाइज जहरीला नहीं होता। जो जहरीला नहीं होते हैं उसी को झाड़ फूंक कर करके उसको शुद्ध कर देता है सब। ठीक है, जो झाड़ फूंक करता है उसको स्नेक या रसल वाइपर से कटवाइए, या आपको किससे कटवाइएगा, रसल वाइपर से उसको कटवा दीजिए, कोबरा से, किंग कोबरा से, जिससे कटवाना है कटवाइए, और कहिए कि आप अब झाड़िए। ठीक है, समझ में आ रही है बात, वही उठ जाएगा। तो इसमें क्या होती है, जिसको सांप काटे ना तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीधा लेकर के जाइए, वहां पर डोज लगाता है। ठीक है, एंटी डोज चलती है, इसका एंटी डोज लगाया जाता है, खैर झाड़ फूक के चक्कर में नहीं। तो सांप का जहर जो है ना कहाँ पे अटैक करता है, नर्वस सिस्टम पे प्रभाव करता है। कोई दिक्कत। अब इस नर्वस सिस्टम के बाद हम लोग ब्रेन को देखेंगे और ग्लैंड को देखेंगे, फिर उसके बाद में रिप्रोडक्शन। ठीक है, बायोलॉजी में कुछ नहीं देखा तो रिप्रोडक्शन देख लो, जीवन भर ही काम आएगी। कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए, अगला है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन, तो उसके बाद ग्लैंड, तब ना रिप्रोडक्शन, तब उसके बाद में गुण आएगा कि जो तुम सोच रहे हो ना वह किसका गुण गया है, और जो पॉजिटिव थिंकिंग सोच रहा है उसका। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्या, ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन बोले तो मस्तिष्क, इसी को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। आप क्यों बोलेंगे मास्टर ग्लैंड, मास्टर साहब क्यों बोलते हैं ब्रेन को, क्योंकि पूरे बॉडी को कंट्रोल कोई करता है तो हमारा ब्रेन ही करता है। और ब्रेन का टोटल 3 पार्ट होते हैं। देखो 3 पार्ट कैसे होता है। कोई कहता है ना कि ब्रेन जो है, सुनो, ब्रेन किस तरह से करता है कि ब्रेन जो है ना 3 पार्ट से होता है। अब 3 पार्ट में होता है ना, तो 3 पार्ट को कहेगा कि खोल दो। अब यहाँ पर ब्रेन जो है ना, जनरली आप कैसे समझा, अखरोट देखे हो, अखरोट, तो अखरोट को अंदर तुम निकाल करके देखना, जिस तरह से सटा होता है ना, जस्ट लाइक वही आपका ब्रेन है। ठीक है, अब ब्रेन को देखिए कैसे सेफ्टी दिया जाता है। 1350 ग्राम का ब्रेन होता है, 1.5 kg का लीवर होता है, ये सब पूछता है कंपटीशन लेवल पे। तो ब्रेन, अब ब्रेन का जनरली जो है ना वह 3 पार्ट होता है, 1 2 3।
तो फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं फोर ब्रेन, इसको अग्र मस्तिष्क बोला जाता है, फोर ब्रेन। उसके बाद में सेकेंड पार्ट को हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन, और उसके बाद में थर्ड पार्ट को बोलते हैं हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन बोलते हैं इसको। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, आगे वाला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में भी देखो कौन कौन पार्ट होता है। फोर ब्रेन में आपका पहला होता है आपका सेरिब्रम, और दूसरा होता है डायनासेफ्लॉन। कोई कोई कहेगा थैलेमस और हाइपोथैलेमस। आओ बाबू पढ़ लो थोड़ा सा। फोर ब्रेन में देखो दो पार्ट होता है, एक होता है आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम हम बोल रहे हैं, सेरिब्रम है, यह 66% होता है। सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। या थिंकिंग के लिए क्या होते हैं? जरूरत होते हैं। अर्थात जब हम बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ करके ही ना बोल रहे होंगे कि ऐसा ही थोड़ी है कि पगला जैसा भूख रहे हैं, कोई दिक्कत। तो यह सेरिब्रम जो है ना क्या करता है? थिंकिंग बगल में लिख दूं, ऑब्जेक्टिव सवाल आता है 3 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा जिसमें एगो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। थिंकिंग, यह क्या करता है? थिंकिंग का काम करता है, सोचने समझने का काम ब्रेन में कौन करता है? तो आपका सेरिब्रम करता है। ठीक है, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिब्रम ही होता है। और दूसरा होता है आपका डायनासेफ्लॉन। ठीक है, डायनासेफ्लॉन, सेफ्लॉन होता है। और इस डायनासेफ्लॉन का दो पार्ट होता है। कौन कौन होता है? तो पहला होता है आपका थैलेमस, थैलेमस होता है, और दूसरा होता है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस यह क्या करता है? तो यह थैलेमस, सुनो, यह थैलेमस जो है ना कोल्ड मतलब ठंडा गर्म को पहचानने का काम करता है। अभी तुम जो पकड़ रहा था नर्वस सिस्टम में ब्रेन का कौन सा पार्ट काम कर रहा था? ठीक है, पकड़ने के बाद मतलब कि जो भी चीज पकड़ो तो कौन सा एहसास दिला रहा था कि क्या पकड़े हो? तो यह थैलेमस आपका जो है ना ठंडा गर्म को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई जो है ना, या कोल्ड हो गया, और हॉट को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। और हाइपोथैलेमस जो है ना, यह प्यार मोहब्बत, ठीक है, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो बाबू मौका है। ठीक है, तो यह लव हो गया। ठीक है, लव फीलिंग। ठीक है, लव फीलिंग के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, पत्थर से ना मार मेरे कोई आशिक को, बम का जमाना है उड़ा दे साले को। ठीक है, लव हो गया, फीलिंग हो गया। ठीक है, लव हो गई, फीलिंग हो गई। उसके बाद में हंगरी, भूखा प्यासा, थ्रस्टी, थ्रस्टी और सेक्स ऑर्गन वगैरह एक्टिव हो जाते हैं सब हाइपोथैलेमस की वजह से। जो भी तुम्हारे सोच आ रहे हैं, ठीक है, वह आपका हाइपोथैलेमस के कारण ही होता है। तो प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होती है। ठीक है, प्यार मोहब्बत देखना है ना तो माता पिता से देखिए। ठीक है, हमारी मोहब्बत देखनी है तो गले लग कर देखो, यदि धड़कन नहीं बढ़ गई तो मोहब्बत ठुकरा देना, कोई दिक्कत है? देखो, तो लव, फीलिंग, हंगरी और थ्रस्ट यह सब किससे होता है? हाइपोथैलेमस से होती है। तो जो आज आप जिसे सब कुछ खो करके पाने की तमन्ना रखते हैं ना, एक ऐसा समय आएगा कि मुफ्त में भी मिलेगा जो आपको मंजूर नहीं होगी। तो ध्यान से पढ़ लो अभी। हाइपोथैलेमस, लव, फीलिंग, हंगरी, थ्रस्टी, यह सब होता है हाइपोथैलेमस की वजह से। हम जो बोल रहे हैं तो हमारी बात को तुम सुन रहे हो ध्यान से। ध्यान को केंद्रित करने का काम कौन करता है? कोई दिक्कत? हाइपोथैलेमस करता है। अर्थात किसी को तुम 5-10 सेकंड देख लोगे ना तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। अब गोर है, करिया है, ठीक है, गोर करिया क्या करेगा? ठीक है, तो ध्यान से समझो बात को। यही आपका क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और फिर तुम नहीं गोर देखोगे ना काला देखोगे, बस एक बार हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत? तो प्यार करने से पहले इंतकाम देख लो, यकीन ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो। ध्यान से समझिए बात को, ये सब हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में आता है सेकंड आपका, यह सुनने का और देखने का काम करता है। जो हम बोल रहे हैं तुम सुन रहे हो। क्यों? मिड ब्रेन में कौन सा पार्ट? इसको हम लोग बोलेंगे सेरिब्रल। ठीक है, यहाँ पर सेरिब्रम है और यहाँ पर सेरिब्रल है, सेरिब्रल है, यहाँ पर सेरिब्रम है और यहाँ सेरिब्रल है, कोई दिक्कत? तो यह जो है ना आपका सुनना का क्या होता है? हो हियरिंग। ठीक है, हियरिंग हो गया। और चिल्लाना, क्राइंग, क्राइंग मतलब होता है चिल्लाना। ये सब एग्जाम्पल बता रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डालेगा। ठीक है, तो हियरिंग सुनना, उसके बाद में चिल्लाना, रोना, यह सब किससे होता है? आपका मिड ब्रेन से होता है। और नहीं तो बीमारी भी होती है आपका सिजोफ्रेनिया, अलग एक बीमारी है। ठीक है, उसमें व्यक्ति देखोगे अपने आप बात करता है, कोई कोई चलते चलते बात करते रहता है, उसके बाद में कोई देखोगे आराम से आपस में अपने से बैठेगा और उसके बाद में बैठे बैठे रोने लगेगा। ठीक है, तो सिजोफ्रेनिया लक्षण होती है बीमारी का। ठीक है, हेलुनेशन क्या होता है? प्रिसेप्शन क्या होता है? रेफरेंस क्या होता है? इनफर्टिलिटी क्या होता है? ये सब बीमारी है जी। ठीक है, हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन में क्या होता है? तो हाइंड ब्रेन में टोटल आपका जनरली 3 पार्ट होता है। कौन कौन होता है? तो पहला सेरिबेलम, सेरिबेलम हो गया, ठीक है, पहला।
दूसरा यहाँ पर लिखता हूँ सेरिबेलम है, सेरिब्रल है, और यहाँ पर सेरिब्रम है, तीनों अलग है, सेरिब्रम, सेरिब्रल, सेरिबेलम। कोई दिक्कत? तो यह क्या करता है, यह जो है ना बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। कोई दिक्कत? बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। तो सेरिबेलम क्या करता है, बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाजें जो है आप तक पहुंच जा रही है इस माइक की वजह से। कोई दिक्कत है? तो सुनो, तो हमारे बॉडी को कंट्रोल करके रखा है, इतना देरी से बोल रहे हैं तो कौन कंट्रोल करके रखा है, सेरिबेलम कंट्रोल करके रखा है। अर्थात जब शराबी शराब पी लेता है ना तो रैंडम मोशन करता है, नागिन डांस करता है, लगेगा कि मनी लेकर के ही जाएगा। कोई दिक्कत? तो यह सेरिबेलम जो है ना वह अनकंट्रोलिंग हो जाते हैं। एक व्यक्ति शराब पी करके गिरा हुआ था, उसको हमने उठाया, तो कह रहा कि तू हमरा उठा रहा है, तोरा के भगवान उठाएंगे। कोई दिक्कत है? समझ रहे हो? तो यह सेरिबेलम क्या हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है। उसके बाद में शरीर नहीं पता चलेगा कि किधर गिर गए। सेरिबेलम हो गया, उसके बाद में मेडुला ऑब्लिंगेट, मेडुला ऑब्लिंगेट हो गया, और उसके बाद में तीसरा हो गया पोन्स अल्बोली। पोन्स अल्बोली, इसमें भी ब्रेन का अलग अलग पार्ट भी होता है, ड्यूरामेटर, पियामेटर, अर्कनोइड्स, यह सब क्या है। तो इतना डीप नहीं पढ़ना, नहीं आपको नीट पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर नहीं बनाना है। तो मेडुला ऑब्लिंगेट और पोन्स अल्बोली। मेडुला ऑब्लिंगेट क्या करता है, यह काम को कलेक्ट करता है। काम को कलेक्ट करने का मतलब स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया। किसी किसी को देखोगे ना तो मतलब आराम से बैठल है, बैठले बैठले खांसे लगेगा, छींकने लगेगा, और ऐसा छींकेगा ना कि कहे की बातें नहीं है। कोई दिक्कत? तो यह काम को इकट्ठा करता है। पूजा पर भी बैठल हो, एकदम मारेगा छींक खटाक से, ठीक है। तो यह काम को इकट्ठा कौन करता है, तो काम को इकट्ठा करता है आपका मेडुला ऑब्लिंगेट। कोई दिक्कत? तो कफिंग हो गया, उसके बाद में कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना, और उसके बाद में पोन्स अल्बोली क्या करता है, इसको काम को इकट्ठा कर दिया और इस काम को डन कर देता है कौन, तो आपका पोन्स अल्बोली कर देता है। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में ग्लैंड पढ़ाते हैं। चलिए मिटार दे, ब्रेन समझ में आ गई। आप ग्लैंड थोड़ा सा देख लो, उसके बाद में रिप्रोडक्शन को देखता हूं। अब हम लोग देखते हैं किसको, ग्लैंड को। अपने आप में चैलेंज होता है बाबू, इतना जल्दी खत्म कर देना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, ग्लैंड। और ग्लैंड में सबसे पहले माथा से लेकर के, माथा बोले तो ब्रेन इज द नोन एज माथा, आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। कैन यू स्पीक इन हिंदी, ऑल्सो स्पीक इन हिंदी एंड एक्सप्लेन इन इंग्लिश, ठीक है। चलिए ग्लैंड्स, ग्लैंड्स में सबसे पहला आता है आपका क्या, पिनियल ग्लैंड्स होता है, ठीक है। पिनियल ग्लैंड्स क्या होता है, इससे पहले पिट्यूटरी देख लेना, पिनियल देखो, जो आया उसी को देखेंगे। पिनियल ग्लैंड्स, PINEAL, पिनियल ग्लैंड्स। यह पिनियल ग्लैंड्स क्या करता है, यह मेलाटोनिन हार्मोन छोड़ता है। मेलाटोनिन हार्मोन जो है ना यह सेक्रेट करता है, जो करता क्या है ना, नींद को लाने में काम करता है कौन, पिनियल ग्लैंड्स करता है। कोई दिक्कत? पिनियल ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे छोटा ग्लैंड है बाबू, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। सबसे छोटा ग्लैंड हमारे बॉडी का कौन सा है, पिनियल ग्लैंड है। यह क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन को सेक्रेट करता है। और जैसे ही मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेट हो जाएगा ना तो पिनियल ग्लैंड एक्टिव मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेट कर देगा, और मेलाटोनिन हार्मोन जब सेक्रेट कर देगा ना तो आपको नींद आ जाएगी। कोई दिक्कत? तो दो बात यहां से याद रखिएगा, यह स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको बायोलॉजिकल ग्लैंड के तहत भी जानते हैं, बायोलॉजिकल ग्लैंड। अर्थात मैं एक बात बताऊं, यदि तुम सुबह 6:52 पर उठते हो ना, 52, किसी को ना उठा करके ले जाए रावण, ठीक है, 6:52, तो तुम 52 पर ही उठोगे, 54 मिनट 55 मिनट पर भी उठोगे। कोई दिक्कत? यह किसके कारण, यह पिनियल ग्लैंड्स के कारण, ठीक है। कोई कोई शौच जाता है, लेटरिन जाता है 7:20 पर, कोई दिक्कत? तो 7:20 से पहले जाएगा ना तो लेटरिन ही नहीं होगी, क्यों, बायोलॉजिकल ग्लैंड एक्टिव नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो यह सब होता है। अगर कोई 4:30 बजे टॉयलेट जा रहा है ना तो 4:30 बजे टॉयलेट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बायोलॉजिकल ग्लैंड यह उठाने और सुलाने का काम कौन करता है, ठीक है, बायोलॉजिकल ग्लैंड करता है। भले आपको दूसरा कोई करता होगा, ठीक है। आवाज सुन करके सोने का किसको किसको आदत है, पिनियल ग्लैंड्स, यह पिनियल ग्लैंड्स हो गया। उसके बाद में अगला पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं।
याद रखिएगा, मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। यह कंट्रोल करता है, कंट्रोल एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। समझ जाइए बात को, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और यह सेकंड सबसे छोटा ग्लैंड है, सेकंड जो है ना स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। कोई दिक्कत? फर्स्ट आपका है कौन? पिनियल ग्लैंड, सेकंड है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड ग्लैंड। और इससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है? पिट्यूटराइन हार्मोन्स निकलता है, पिट्यूटराइन हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। हार्मोन्स याद रखिएगा, पूछता है, पिट्यूटराइन हार्मोन्स इससे निकलता है, पिट्यूटराइन, PITUITARIN पढ़ लीजिए, पिट्यूटराइन हार्मोन निकलता है। तीसरा जो है ना वो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होता है? इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि मास्टर का भी मास्टर, कोई दिक्कत? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, लेकिन इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, बट मास्टर ग्लैंड मतलब कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड को यह कंट्रोल नहीं करता है। और उसके बाद में चौथा है आपका थाइमस, थाइमस ग्लैंड, या थैलेमस लिखो, थैलेमस, थैलेमस या थाइमस ही अच्छा था, थाइमस ही होगा, थाइमस ग्लैंड। और यह कहाँ पर होता है? यह चेस्ट में होता है, ठीक है, चेस्ट में होता है। और यही ग्लैंड जो है ना अवेलेबल भी कभी कभी पूछता है कि थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, तो यह छाती में होता है। और यही क्या होता है? धीरे धीरे प्रोटीन बनाना कम कर देता है ना, तो तुमको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मतलब कि अभी 25 साल का हम है, अभी 25 साल का हम ना है, कम का है, सुनो। तो थाइमस ग्लैंड तो यह चेस्ट में होता है। जैसे जैसे मतलब 20 से हम लोग 60 में चल जाएंगे ना, 20 से हम 60 में हो जाएगा, तो पता हमको चलेगा कि हम अब बूढ़े हो चले हैं, रिटायर की अवस्था में आ गए हैं, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड यह कहाँ पर होता है? चेस्ट में। यही ग्लैंड धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, पता नहीं चलता है एक बार में, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है। कंपेयर आप 2 साल का फोटो को 20 साल से करिए ना, पता चलेगा कि आप यंग हो गए कि नहीं। कोई दिक्कत? यह थाइमस ग्लैंड के कारण। तो व्यक्ति बूढ़ा क्यों हो जाता है? यह आपका थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे काम करना बंद करने लगता है, ठीक है। और एक अवस्था ऐसा आ जाती है कि साफे काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति चले जाते हैं। तो यह चौथा। उसके बाद में पांचवा होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स। अब एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ पे होता है? तो यह किडनी पर के किडनी के ऊपर होते हैं। यह कहाँ होते हैं? उसके बाद में थायराइड ग्लैंड हमको बोलना चाहिए था, तब ना नीचे जाएंगे। थायराइड ग्लैंड लिखो, पांचवा थायराइड ग्लैंड। और यह थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होते हैं? तो थायराइड ग्लैंड जो है ना वह गला में होते हैं। उसके बाद हमको थाइमस लिखना चाहिए था, लेकिन खैर छोड़ो। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होते हैं? यह नेक में होता है, गर्दन में होता है। और इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन करता क्या है ना, यह थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में सिक्रेट करते रखता है। और यदि आयोडीन की कमी हो जाती है ना, तो थायराइड ग्लैंड्स में जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है ना, उसमें कमी आ जाती है। आयोडीन जब कम हो जाता है तो इसमें भी कमी आ जाती है, और आपको ग्वाइटर नामक बीमारी हो जाएगा। ग्वाइटर बोले तो घेघा रोग। तो किसी किसी को देखोगे ना तो गला बाहर निकल जाता है। वो एक एडम सेप्पल अलग होते हैं, ठीक है। आवाज जिसको गर्दन यहाँ से देखोगे ना तो थोड़ा सा निकल जाता है यहाँ पर, एडम सेप्पल, आवाज चेंज हो जाता है, भारी हो जाता है। लेकिन ग्वाइटर अलग है, घेघा रोग अलग होता है, उसका लटक जाता है घेघा, ठीक है। तो यह होता है आपका थायराइड ग्लैंड, मिटा दें। उसके बाद में थायराइड के बाद इससे पहले होता है पैराथायराइड, लेकिन यह नहीं पूछता है, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स को, छठा। एड्रिनल ग्लैंड्स, चलिए एड्रिनल ग्लैंड्स छठा हो गया आपका एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ पर होता है? किडनी के ऊपर होता है, ठीक है, एबव किडनी, एबव ऑन किडनी, किडनी के ऊपर होता है। या 3S और 4S हार्मोन्स जो है ना वह क्या करता है? सेक्रेट करता है। 3S और 4S हार्मोन को सेक्रेट करता है। यह अचानक जो है ना ब्लड प्रेशर को, बीपी को इंक्रीज कर देता है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति को भी देखोगे ना तो गजब गुस्सा करता है, कोई दिक्कत, क्योंकि एड्रिनालाइन हार्मोन यहाँ से सेक्रेट होता है। एड्रिनालाइन हार्मोन्स क्या करता है? सेक्रेट करता है। अब यह एड्रिनालाइन हार्मोन्स का कंडीशन सुनो।
आप यदि गुस्सा करिएगा ना तो एड्रेनालाइन हार्मोन सेक्रेट करेगा, तो गुस्सा आने लगेगी 3S 4S हार्मोन्स के कारण, ठीक है। यदि मान के चलिए रात में जा रहे हैं कहीं और अकेला हो गए तो एड्रेनालाइन हार्मोन जो है ना वह सेक्रेट कर देगा बॉडी, तो आप डर जाइएगा, कोई दिक्कत। तो यह एड्रेनालाइन के कारण जो है ना व्यक्ति रोने लगता है, किसी किसी को गुस्सा आता है, सब यह एड्रेनालाइन हार्मोन्स के कारण होता है। एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर होता है जो अचानक ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। और उसके बाद में सातवां होता है गोनेट्स ग्लैंड। गोनेट्स ग्लैंड, और यह गोनेट्स ग्लैंड में कौन कौन आता है, तो गोनेट्स ग्लैंड में आता है आपका पहला ओवरी होता है फीमेल में, ईमेल में नहीं, और पहला उसके बाद में दूसरा ना मेल में कौन सा होता है, टेस्टिस होता है। टेस्टिस, टेस्टिस क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन लिखो पूरा, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, ठीक है। और ओवरी में जो क्या है, यह 3 तरह के हार्मोन्स बनाता है। टेस्टोस्टेरोन बोले तो स्पर्म जी, ठीक है, स्पर्म जो क्या करता है, रिप्रोडक्शन में कराएंगे स्पर्म, यह जो है ना रिस्पॉन्सिबल होता है फर्टिलाइज करने के लिए, कोई दिक्कत। और ओवरी क्या है, ओवरी जो है ना आपका बनाता है कौन सा, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बनाता है। उसके बाद में प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। और तीसरा जो है ना वह रिलैक्सिन बनाता है, रिलैक्सिन बनाता है। एस्ट्रोजन जो है ना क्या करता है, या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है, अर्थात जब आपका मिनार्स और मिनोपॉज, मिनार्स का वैसा पवर्टी एज होता है ना जिसमें ओवरी ओवम को प्रोड्यूस कर देता है, कोई दिक्कत, उसी को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोटीन वगैरह को बनाता है जिससे बेबी क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। और रिलैक्सिन क्या करता है, गर्भ में बच्चा को यह घुमाने का काम करता है। यह जो है ना आपका यह रिलैक्सिन हार्मोन, तो यह रिलैक्सिन हार्मोन जनरली जो है ना वह गर्भवती महिलाएं में होती है, ठीक है, प्रेग्नेंट वोमेन में होता है। रिलैक्सिन हार्मोन सेक्रेट करता है कि बच्चे को उसको क्या करे, गर्भ में घुमा सके। और टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से बनता है, जो स्पर्म क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग को फर्टिलाइज करने के लिए। तो यह टोटल ग्लैंड्स है। और उसके बाद में एक स्पाइनल कॉर्ड आता है। स्पाइनल कॉर्ड बोले तो रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग सेकंड ब्रेन बोलते हैं। नहीं पूछता है कि मोटर न्यूरॉन क्या है, सेंसरी न्यूरॉन क्या है और नर्वस न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन नहीं पूछता है, न्यूरॉन तो बताएं ही पीछे, ठीक है। इससे मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और नर्वस न्यूरॉन यह सब नहीं पूछता है, कोई दिक्कत है। स्पाइनल किड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड ब्रेन बोलते हैं। यह करता क्या है ना, तो पूरे बॉडी में क्या है, यह फैला, स्पाइनल कॉर्ड तो जनरली यहाँ पर होते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन इससे जो नस निकले होते हैं ना वेंस, वह पूरे बॉडी तक गए हुए हैं। अर्थात कब जब किसी को टच करोगे ना तो तुरंत पता चल जाता है, यह स्पाइनल कॉर्ड के कारण, क्योंकि कनेक्ट है ना ब्रेन से, इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोला जाता है, तो सेकंड ब्रेन बोला जाता है। इसमें थोड़ी पूछेगा कि कितने हड्डी होते हैं, यदि हड्डी पूछेगा तो 26 गो होता है, 33 में से 7 घटा दिए तो 26 हो गया। आप 7 ही क्यों घटा दिए, तो 7 एक्स्ट्रा बोन होते हैं। कौन कौन होता है, सर्वाइकल होता है, देखो कौन कौन होता है, लिख दे थोड़ा सा, 1 मिनट देख लेता हूँ कितना टाइम बचा है। अभी 1 घंटा 17 मिनट हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो जाएगी। चलिए, फालतू की बात नहीं करना है, क्योंकि माइक की कैपेबल है ना कि 40-45, 1 घंटा 45 मिनट तक यह चार्ज लग सकता है, कोई दिक्कत। उसके बाद में यह डिस्चार्ज हो जाएगा तो आप लोग को आवाज़ भी नहीं मिलेगी। तो जो बच जाएगा आपका हेरिडिटी बच जाएगा, और इवोल्यूशन, हेरिडिटी, और उसके बाद में फूड चैन वाला वह करा देंगे। अब रिप्रोडक्शन को देख लूँ क्या क्या होता है, सुनो, स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे थे ना, तो देखो सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल होता है, यह 7 गो हड्डी होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में कितने हड्डी होते हैं गिनाता हूँ, यह सर्वाइकल होते हैं। उसके बाद में थोरोसिक होता है, थोरेसिक जो है ना वह 12 हड्डी होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक साइड, इसको एटलस बोलते हैं, और एक एक्सियल होता है इसमें, ठीक है। तो ये सब इतना डीप में थोड़ी पूछेगा। थोरेसिक हो गया, उसके बाद में लंबर, सैक्रम, कोकिक्स। लंबर हो गया, लंबर कितने होते हैं, 5 गो। सैक्रम, सैक्रम जो है ना वह होता है आपका कितना, 5 गो। और कोकिक्स होता है, कोकिक्स होता है 4 गो। 5 गो है लेकिन काम एक की तरह करता है, या 4 गो है एक तरह काम करता है। जोड़ लो, 7 12 19 5 24 5 29 4 33 हो गया ना। तो इसमें 33 टोटल बोन होते हैं, ठीक है। एटलस को, इसको हम लोग बोलते हैं C1 और इसको बोलते हैं C2, कोई दिक्कत। तो 33 में 7 हड्डी क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, इसलिए 7 को घटा करके 26 हड्डी हम लोग लिखते हैं। तो टोटल कितने स्पाइनल कॉर्ड में हड्डी होते हैं, तो टोटल होता है आपको
26 हड्डी। स्पाइनल कॉर्ड, अच्छा कभी कभी बॉडी को पूछता है ना स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कि स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन मतलब यह काम क्या होता है, यह बॉडी को क्या करके रखता है, बैलेंस बना करके, बैलेंस मतलब कि बॉडी को शेप करके रखता है। जैसे कि यदि स्पाइनल कॉर्ड नहीं रहेगा और यहाँ से यह स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से, और यहाँ जो है ना यह ब्रेन है, और यह जो ब्रेन से आपका सपोज करिए इस तरह से होता है ऐसा, और यहाँ जो है ना, यहाँ से देखो ब्रेन का जब फिगर देखोगे ना तो यहाँ खाली जगह होती है, इसको फोरमैन मैग्नम बोलते हैं, इस खाली जगह को बोलते हैं फोरमैन मैग्नम, ठीक है, फोरमैन मैग्नम बोला जाता है। और इसी से स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वह निकले होते हैं। तो पूरे शरीर का लोड जो है ना वो किसके ऊपर रहता है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर रहता है। अर्थात जब किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी ना तो उसको बचना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी ना, उसका प्लास्टर होगा ना, एक्सरा तो होगा ही, प्लास्टर होगा ही नहीं, कैसे कर लेगा प्लास्टर। यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका होता है, आया हुआ सवाल है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2 H2O होता है। सीखो, क्योंकि मैं पूरा साइंस होल पढ़ा दिया ना, इसलिए ध्यान से समझिए बात को। अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन को, कोई दिक्कत, चलिए रिप्रोडक्शन ध्यान से पढ़ते चलिए। कोई कोई तो बच्चा ऐसा आता है ना कि लगता है जानकारी शेयर करने हम ही के साथ, जानेगा अर्जल गगरी छलकत जाए भरल गगरिया चुपते जाए, तो कुछ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो अपना जानकारी शेयर नहीं करने आए हैं, नहीं तो बायोलॉजी मस्त सब्जेक्ट है। अब चलो रिप्रोडक्शन को दिखाता हूँ। जिस बाबू को लगे कि कंपटीट करना है तो स्पेशल संडे क्लास में आ जाएगा, जो हमको जानता है, ठीक है। चलिए अब अगला रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। देख लेते हैं टाइम बचता है कि क्या। चलिए टाइम बच रही है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन होती है क्या, प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस इन विच यंग वंस टू प्रोड्यूस और न्यू बेबीज टू बॉर्न, ठीक है। यह प्रोसेस है, पूरा तो जीवन रिप्रोडक्शन ही देखना है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यंग वंस टू प्रोड्यूस, इसमें क्या होता है, यंग वंस प्रोड्यूस होता है और न्यू बेबीज टू बॉर्न, ठीक है। नया बेबी का निर्माण होता है या यंग वंस बनते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और यह रिप्रोडक्शन दो तरह के होता है। सवाल जहां से आता है एक्चुअल सवाल पे आएंगे। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल, और दूसरा हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल, या खाली सेक्सुअल बोलो, बाई लिखो अलग हो जाएगा वो। असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइसेक्सुअल का मतलब समझते हो क्या होता है, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है ना कि वैसा जो मेल और फीमेल दोनों के तरफ अट्रैक्ट हो, उसको तो बोला जाता है अलग कुछ। बाइसेक्सुअल क्या, हाँ ठीक है, बाइसेक्सुअल ही बोला जाता है। मेल और फीमेल दोनों की तरफ जो है अट्रैक्ट होता है, उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। गे तो होता है जो पुरुष पुरुष के तरफ अट्रैक्ट हो। लेस्बियन होता है ना कि जो महिला महिला के तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है। महिला महिला के तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको बोला जाता है लेस्बियन, ठीक है। उसको बाद टॉम बॉय बोला जाता है ना कि वैसी गर्ल्स जो बॉय की तरह रहना पसंद करती है, कुछ ऐसे होती है ना, ठीक है। एक्चुअली आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी सर, स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज आई एम द स्टूडेंट ऑफ CBSE बोर्ड, ठीक है, एंड यू आर टीचर ऑफ बिहार बोर्ड। सर कैन नॉट स्पीक इन हिंदी, ठीक है, कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज, ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। अरे ससुरी, ठीक है, ऐसा ऐसा बात बोलेगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, मतलब क्या, वह लड़का जैसा रहना पसंद करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भगवान अच्छा है कि नहीं बनाए, न तो क्या क्या अति करती। असेक्सुअल और उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सुनो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि बडिंग, उसके बाद में अब बडिंग हो गया, फ्यूजन हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोग्रेशन हो गया, प्रोपगेशन, तो यह सब नहीं पूछेगा बाबू। रीजनरेशन तोरो पता है कि बडिंग का मतलब होता है, पहले समझ लो क्या सेक्सुअल क्या होता है। ओनली वन पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली वन पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, दो के जरूरतें नहीं पड़ेगा, ठीक है, केवल एक पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, तो फ्यूजन आता है। फ्यूजन मतलब क्या होता है कि फ्यूजन का मतलब होता है विखंडन, मतलब टूटना, ठीक है। तो बड़ा सा ऑर्गेनिज्म छोटा में टूट जाएगा, दो पार्ट में टूट जाएगा या दो से अधिक में टूटेगा, ठीक है। तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है, बंटना। तो ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है ना, उसी को फ्यूजन बोलते हैं। और यह होता है आपका बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी, और दूसरा होता है बाइनरी के बाद मल्टी सेलुलर ना, बाइनरी हो गया और उसके बाद में मल्टी हो गया, तो मल्टी फ्यूजन हो गया और बाइनरी फ्यूजन हो गया।
तो बाइनरी का मतलब जो दो भाग में बट जाए, जैसे यहाँ पर यह आपका जो है ना अमीबा, अमीबा क्या होता है, अमीबा किससे भोजन लेता है, फूड वेहिकल से लेता है, लेकिन मोशन किससे करता है, सिलिया और फ्लैजिला से करता है मोशन। तो अमीबा का स्ट्रक्चर बनाना बहुत बढ़िया है। अब यह अमीबा आखिरी अवस्था में क्या होगा, दो पार्ट में जब बन जाएगा ना, इसी को हम लोग बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। और मल्टीपल फ्यूजन जो है ना कई सारे में बच जाएगा, जैसे कि वायरस वगैरह को देख लो, यह क्या करता है अपने आप को कई सारे पार्ट में डिवाइड कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। उसके बाद में अगला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, तो सेक्सुअल फ्यूजन हो गया, उसके बाद में बाइनरी फ्यूजन हो गया। इसके बाद में अगला बडिंग आता है। बडिंग क्या होता है, सुनो, एक बार पूछा था, तो बडिंग का मतलब होता है ना कि किसी प्लांट्स को काट करके फिर से हम लगा देते हैं उसके पार्ट को, तो एक नया प्लांट्स बन जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बडिंग। कोई दिक्कत है। उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इस सेक्सुअल में क्या होता है, मेल एंड फीमेल, ठीक है, मतलब टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करता है, टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करता है। और इस टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करने में क्या कौन कौन आ जाएगा, एग्जाम्पल में ह्यूमन हो गया, और उसके बाद में एनिमल्स हो गया। ह्यूमन में कौन कौन आएगा, मेल एंड फीमेल, यही दोनों ना आएगा, प्लस में फीमेल। हाँ, तो दूसरा जो सोच रहा है दिक्कत है। और एनिमल में भी वही कंडीशन चलता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यह हो गया असेक्सुअल। कोई कोई बाइसेक्सुअल भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है जो लिखे हुआ, ठीक है, तो बाइसेक्सुअल लिखना है जिसको लिख देगा। चलिए, उसके बाद अगला, अब रिप्रोडक्शन में देखता हूँ, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है। कोई दिक्कत, तो सुनो, रिप्रोडक्शन इन मेल और फीमेल कैसे होता है, तो हेडिंग लगाइए, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। और ह्यूमन में सबसे पहला आता है आपका मेल में। अब मेल का देखो कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करता है, ठीक है, तो सुनो, यह आपका मेल में शेप साइज बराबर रहेगा, ठीक है। यह जो है आपका क्या है, मेल के अंदर टेस्टिस है। टेस्टिस, टेस्टिस की संख्या कितना होता है, तो टेस्टिस दो को होते हैं, वन पेयर बोलो या दो बोलो, कोई दिक्कत। टेस्टिस करता क्या है ना, यह टेस्टोस्टेरोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है बोले तो स्पर्म। और इसके बाहर की झिल्ली को क्या बोलते हैं, इपिडिडमिस बोला जाता है, इपिडिडमिस, ठीक है, बाहर के झिल्ली को इसको हम लोग बोलते हैं इपिडिडमिस, ठीक है। टेस्टिस करता क्या है ना, यह स्पर्म का निर्माण करता है। यह क्या करता है, तो स्पर्म, वही टेस्टोस्टेरोन लिख तो दिए हैं, टेस्टोस्टेरोन बोले या इसी को स्पर्म बोलो। 7 ml स्पर्म क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यह टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। और यहाँ से जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं भेस डिफरेंस। यह भेस डिफरेंस करता क्या है, तो भेस डिफरेंस जो है ना, यह नस होते हैं जो बनाया हुआ स्पर्म को निकाल करके भेज देते हैं कहाँ पर, तो यह भेज देते हैं आपका पेनिस में, ठीक है। तो यह भेस डिफरेंस है। और यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ से इसको बोला जाता है पेनिस। कोई दिक्कत, तो पेनिस का काम क्या होता है, स्पर्म को पहुँचाना यूटेरस के पास, मतलब यूटेरस, हाँ यूटेरस ही पहुँचाता है, ठीक है, वेजाइना के द्वारा। तो यूटेरस के पास स्पर्म को पहुँचाता है पेनिस, और यूरिन को बाहर निकलता है कौन, पेनिस निकालता है मेल में। कोई दिक्कत, यह प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं। और यहाँ से किडनी वाला बताए थे ना अभी, यहाँ से यह जो है पेशाब नली आकर के यूरेथ्रा वाला जो पेशाब किडनी के ब्लेडर से जो निकलता है, यूरिनरी ब्लेडर से जो पेशाब बाहर निकलता है यूरेथ्रा के द्वारा, यहाँ से नली जो है ना, इस नली में पेशाब आएगा। और यहाँ पर देखो, यह प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जुटा होता है। यदि स्पर्म जाता है ना तो यूरिन रुकता है, यूरिन जाता है तो स्पर्म रुका रहता है। टेस्टिस जो है ना पर सेकेंड जो है ना 50-60 स्पर्म बना देता है। कोई दिक्कत, सुनो, तो यह स्पर्म बनाता है टेस्टिस। यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड करता क्या है ना, स्पर्म जाता है तो यूरिन को रोकता है, यूरिन जाता है तो स्पर्म को रोकता है। कोई दिक्कत, यह सॉफ्ट ग्लैंड होता है। कोई कोई करता क्या ना, मास्टरबेशन वगैरह से, कोई कोई मास्टरबेशन ज़्यादा कर देता है, जिसके कारण जो है ना वह प्रोस्टेट ग्लैंड टूट जाते हैं, और इससे क्या हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर नामक बीमारी होती है। कोई अर्थ शब्द नहीं बोलेगा, ध्यान से समझते चलिए बात को। तो यह पेनिस वाला स्ट्रक्चर मेल में हो गया। अब सुनो, एक काम ध्यान से समझ लो, मीनार्ज क्या होता है और मेनोपाउज क्या होता है, ये अक्सर बताना छोड़ देते हैं। मेनोपाउज, ठीक है, यहाँ से पूछता है मीनार्ज क्या होता है और मेनोपाउज क्या होते हैं, ठीक है। और पबर्टी एज क्या होता है, ठीक है, पबर्टी।
पॉवर्टी का मतलब होता है ना, एक पॉवर्टी होता है, आई पॉवर्टी हम बोल रही, पॉवर्टी इंग्लिश शुद्धता, इंग्लिश का आज एग्जाम दे करके आया होगा। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, और यह पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब क्या होता है, यह पॉवर्टी का मतलब एडोलेसेंस एज होते हैं जिसमें टेस्टिस स्पर्म बना देता है और उसके बाद में मेल के अंदर, और ओवरी ओवम बना देता है फीमेल के अंदर। कोई दिक्कत? तो मिनार्ज क्या होता है, यह पॉवर्टी एज है, ठीक है, पॉवर्टी एज, जिसमें ओवरी क्या करता है, ओवरी जो है ना वह ओवम बनाता है किस में, फीमेल में, ठीक है, फीमेल में, और स्पर्म बनाता है टेस्टिस किस में, टेस्टिस बनाता है मेल में, उसी को हम लोग बोलते हैं मिनार्च। और यह कब से कब तक होता है, तो यह जो है ना 10-12 साल से लेकर के 50 साल तक होता है, ठीक है। और मीनोपाउज क्या होता है, मीनोपाउज मतलब कि स्पर्म मेल के अंदर, और उसके बाद में ओवरी ओवम, ओवरी जो है ना ओवम बनाना बंद कर दे फीमेल के अंदर, और स्पर्म जो है ना टेस्टिस बंद कर दे मेल के अंदर बनाना, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, उस घटना को बोलेंगे मीनोपाउज, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि मीनोपाउज कब होता है, तो यहाँ 50 से लेकर के बाद में जो भी जी रहे हैं ना वह आपका होता है मीनोपाउज, और 10 से लेकर के 50 साल तक जो होता है वह आपका मिनार्च होता है। अर्थात इसके बीच में जो है ना पुरुष और महिला, पुरुष बाप बन सकता है और महिला माँ बन सकती है, कोई दिक्कत? तो यही होता है मिनार्च और मीनोपाउज। अब हम लोग देख लेते हैं ऐसे जो सेक्स ऑर्गन होते हैं किसमें, फीमेल में, उसको देख लेता हूँ, कोई दिक्कत? चलिए मिटा दें। तो थोड़ा बहुत यह सब याद रखिएगा बात को कि मिनार्च क्या होता है, मीनोपाउज क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं इन फीमेल, ठीक है, इन फीमेल, फीमेल में देखो किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, सुनो इस तरह से। यह जो है आपका क्या है, यह जो है ओवरी है, ओवरी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी क्या करता है, ओवम को बनाता है, और इसको ओविडक्ट बोलते हैं। ओविडक्ट बोले तो इसको फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, फैलोपियन ट्यूब। और यहाँ पर भी क्या है, ओवरी ही है। जिस तरह से पुरुष में 2 टेस्टिस होता है उसी तरह से महिला में 2 ओवरी होता है जो ओवम को बनाता है, और इसको बोलते हैं यूटेरस, ठीक है, इसको यूटेरस बोला जाता है। और यहाँ से इसको क्या बोलते हैं आपका, इसको कार्विक्स बोलते हैं, कैरविक्स, ठीक है, कैरविक्स। तो यह क्या करता है ना, ओवरी क्या करता है, ओवम को बनाता है, ओवरी जो है ना यह ओवम को बनाता है। अर्थात महिलाओं में क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, एमसी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यह मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहने का मतलब है ना कि ओवरी जो है ना ओवम प्रोड्यूस करता है, 28 से 30 दिन पर पीरियड होता है महिला के अंदर, ठीक है, 28 से 30 दिन पर क्या होता है, पीरियड होता है। और इस पीरियड के दरमियान ओवरी क्या करता है, ओवम को बनाता है, और ओवम को बनाने के बाद इस फैलोपियन ट्यूब में ला करके बना हुआ अंडा को क्या करता है, स्टोर करता है। और जब यहाँ से स्पर्म जा करके यूट्रस में, महिला के यूट्रस में स्पर्म जब रिलीज होता है या जाता है, ठीक है, पुरुष का स्पर्म वेजाइना है, कार्विक्स, कार्विक्स, उसके बाद में वेजाइना भी होता है, जो लिखना है लिखिए, ठीक है, वेजाइना भी लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वेजाइना ही लिख दें, चलो। और यहाँ पर क्या है, यह यूटेरस, तो यह वेजाइना के रास्ते जा करके स्पर्म जो है यहाँ पे गिरता है, और यह स्पर्म जो है ना, यह स्पर्म और ओवम, एक स्पर्म हो गया और एक ओवम हो गया, एक स्पर्म एक ओवम, यह मिल जाता है तो जाइगोट बन जाता है, ठीक है, अर्थात जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट के रूप में सबसे पहले इम्बायरो बनता है, कितना दिन बाद, तो 40 दिन बाद जो है ना इम्बायरो बनता है, 40 दिन बाद, अर्थात फर्टिलाइजेशन के 40 दिन बाद जो है ना, वह देखोगे ना तो उल्टी वगैरह महिलाएं करने लगती है, तो कहेंगे कि अच्छा खुशखबरी है, मतलब क्या, वह माँ बनने वाली है। तो 1 स्पर्म और 1 ओवम मिल जाता है तो क्या बनता है, जाइगोट। कोई दिक्कत? मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 से 30 दिन पर याद रखिएगा, ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, तो 28 से 30 दिन पर महिलाएं के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, और इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दरमियान ओवरी ओवम बना करके ओविडक्ट में फैलोपियन ट्यूब में स्टोर करता है। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है, पूछा हुआ सवाल है कि वेयर इज द फर्टिलाइजेशन बी डन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है ना, मेल थोड़ी पूछेगा, आप थोड़ी बच्चा दे सकते हैं, ठीक है, फीमेल के अंदर सिस्टम है। तो यह देखिए, तो यह जो है ना फीमेल ही पूछेगा, तो ओविडक्ट में क्या होगा, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में जा करके फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है ना वह संपन्न होती है। कोई दिक्कत? तो एक स्पर्म और एक ओवम मिलकर के क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। जाइगोट के रूप में इम्बायरो बनाएगा। इम्बायरो क्या होता है,
इसको भ्रूण बोला जाता है। अस्पताल वगैरह में जाओगे तो लिखा होता है ना कि यहाँ पर भ्रूण का जांच करना कानूनी अपराध है, ठीक है। सुनो, तो इम्बायरो ही बोला जाता है, इम्बायरो मतलब होता है भ्रूण। कोई दिक्कत? तो यह 40 दिन बाद क्या करता है, इम्बायरो का निर्माण करता है। कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा। उसके बाद में फिर आता है ना इसमें कि ओवरी जो है ना कौन कौन हार्मोन बनाता है, तो हार्मोन वगैरह में अभी बताए थे। एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन बनाता है। उसके बाद में प्रोजेस्ट्रॉन बनाता है, प्रोजेस्ट्रॉन हो गया। और तीसरा हो गया आपका रिलैक्सिन, ठीक है, रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन क्या है, आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को इंडिकेट करता है। अर्थात इसके बाद जब पता चलता है ना कि ओवरी ओवम बनाने लगा, अर्थात बच्चियां या महिलाएं जो है ना वह मां बन सकती है। प्रोजेस्ट्रॉन जो है ना वह जनरली गर्भवती महिलाएं में होता है, जो प्रोटीन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और यही प्रोटीन क्या करता है, उसको बच्चा को, बेबीज को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जबकि रिलैक्सिन जो है ना, यह बेबी को गर्भ में घुमाने का काम करता है, रिलैक्सिन, ठीक है। तो रिलैक्सिन इसीलिए कहा जाता है ना कि जब महिला वुमेन जो है ना प्रेग्नेंट हो ना, तो उसको भारी काम मत करवाइए, हल्का काम कराइए। जिससे होगा क्या ना कि उसके जो बॉडी के अंदर जो रिलैक्सिन हार्मोन है ना, ओवरी के अंदर, वह क्या करेगा, ज़्यादा बनेगा। बच्चा कहाँ पे होता है, यूटेरस में होता है, नहीं कि पेट में होता है। ध्यान से समझिए बात को। बच्चा जो है ना वह कहाँ पे होता है, तो बच्चा यूटेरस में होता है। बच्चा को खाना कहाँ से मिलता है, ठीक है, बच्चा को प्लेसेंटा के द्वारा खाना मिलता है, गर्भनाल, प्लेसेंटा, ठीक है। जन्म लेने के बाद देखोगे ना तो नाभि से एक अंटीना की तरह बाहर तक निकला होता है माँ के गर्भ से भी, और उसी को नारी कहता है ना कि काट दिए, उसको प्लेसेंटा बोला जाता है। उसी के द्वारा बच्चा में भोजन जाता है। माँ जब भोजन करती है ना तो बच्चा को भोजन कहाँ से मिलता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है, ठीक है। बेबीज कहाँ पे होता है, यूटेरस में होता है। इसको यूटेरस गर्भाशय बोला जाता है, नहीं तो बच्चादानी बोला जाता है। कोई दिक्कत, यूटेरस को, और इसी में बेबी जो है ना पलता है, ठीक है। नसबंदी में होता है बाबू, यहाँ से लेकर के इसको नस को काट दिया जाता है। इस ट्यूब को क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब को बांध दिया, ट्यूबेकोटॉमी। और यहाँ पर कभी कभी हिस्ट्रिया हो जाता है ना, तो बड़ा ऑपरेशन जिसको, तो इसको क्या करेगा, यूटेरस को और उसके बाद में इसको फेलोपियन ट्यूब को सभी को बाहर निकाल देगा, तो इसको हिस्ट्रियोटॉमी बोलते हैं। एच होता है और पी, इसको टी बोल दिया, ट्यूबेकोटॉमी, और हिस्ट्रियोटॉमी में एच होता है। तो ये सब नहीं पूछेगा, ध्यान से समझिए, काहे दिमाग लगाते हो। देखो, यूटेरस और उसके बाद में यह हो गया आपका फेलोपियन ट्यूब, और यहाँ पर यूटेरस। कोई दिक्कत? उसके बाद में टेस्ट ट्यूब बेबीज। माइक जाने का डर लग रहा है इसलिए ध्यान से समझते चलिए, बस इसका अंत कर देगा। टेस्ट ट्यूब बेबीज, टेस्ट ट्यूब बेबीज, टेस्ट ट्यूब बेबीज। टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबीज सुनो तो, टेस्ट ट्यूब बेबीज जो है ना, इसमें होता क्या है ना, यह एक प्रोसेस है जिसमें करता क्या है ना, जैसे एक प्रखनली यहाँ पर ट्यूब ले लिए। अब इस ट्यूब में मेल का क्या लिया जाता है, स्पर्म, और फीमेल का लिया जाता है ओवम। यह दोनों को मिला करके और जाइगोट बना दिया जाता है। और फिर से जो है ना सेरोगेटिक मदर में, सेरोगेटिक मदर में क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है उसके यूटेरस में, ठीक है। तो किसी दूसरे पुरुष का स्पर्म और महिला का उसका ओवम मिला करके जाइगोट बनाया जाता है, और उस सेरोगेटिक मदर में डाल दिया जाता है तब तक कि बच्चा जो है ना 9 महीना में तैयार नहीं हो जाए। सेरोगेटिक मदर जो होता है ना, वह धाम्य माँ होती है। धाम्य माँ तो जो पालन पोषण करने वाली होती है, बच्चा किसी और का पालन पोषण कोई कर रहा है, उसको धाम्य माँ बोलते हैं। सेरोगेटिक मदर का मतलब होता है ना कि खुद का बच्चा नहीं है, किसी दूसरे का बच्चा को अपने यूटेरस में पाल रही है, उसको सेरोगेटिक मदर बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो यह आपका टेस्ट ट्यूब बेबीज कैसे बनता है, तो स्पर्म और ओवम जो है ना, इसको मिला करके और ट्यूब में इसको जाइगोट बनाया जाता है। जाइगोट के बाद इम्बायरो बनते हैं, और फिर से इम्बायरो को किसी सेरोगेटिक मदर में डाल दिया जाता है, और 9 महीना तक उस बच्चे को पालती है माँ, उसी को सेरोगेटिक मदर बोलते थे। या फीमेल का सिस्टम हो गया। अब कल वाला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हाँफ गए हम भी, ठीक है, आपको ही समझ में आ रही है। तो हम लोग कल के क्लास में रिप्रोडक्शन देखेंगे प्लांट्स में, और उसके बाद में फिर रिप्रोडक्शन देखेंगे प्लांट्स के बाद। जो बच जाएगा आपका हार्मोन्स, प्लांट्स हार्मोन कौन सा होते हैं, ऑक्सिन क्या होता है, जिब्रेलिन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ठीक है, द्राउमैटिन क्या होता है, फ्लोरिजेन क्या होता है। पेड़ पौधे में जो है हाइट वगैरह जो है वह कौन बढ़ाने का काम, घटाने का काम कौन करता है, यह सब हम लोग देखेंगे। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ठीक है, जर्मिनेशन कैसे होती है, तो यही सब बात इसमें रह गया है। और उसके बाद में शायद से हेरिडिटी में बताएंगे। हेरिडिटी में तो थोड़ा सा मेंटल एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद में क्रॉस पॉलिनेशन, और उसके बाद में मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, सेक्स पॉलिनेशन कैसे होता है, ठीक है, क्रोमोजोम के बारे में करना है। और फिर इन्वायरमेंट आ जाएगा, इकोसिस्टम की बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट कैसे एक दूसरे से रिलेशन में होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है।
तो कल के क्लास में जनरली आधा घंटा से ऊपर ही लगेगा, 40-45 मिनट लगेगा। और प्लस में हम क्या करेंगे, तो हम जो है ना साइंस का गेस भी बताएंगे कल, क्योंकि बात जो बोले हैं उस वादा पर कायम रहेंगे। तो बाबू अच्छा से पढ़िए, 4-5 क्लास मतलब ये चौथा क्लास हम ले रहे हैं। और एक बात आपको बता दे, तो मैं जो यूट्यूब पे डालूंगा तो सुनो पहले बात को, नहीं तो बच्चा ढूंढते रह जाएगा। मैं ऐसे बना दूंगा बायोलॉजी, सुनो लिख दूंगा बायोलॉजी लेक्चर 1 वन शॉट वीडियो फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, लेक्चर 1 और फिर इसी तरह से लिख दूंगा बायोलॉजी वन शॉट लेक्चर 2, ठीक है, फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। तो 2 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। और आपको भी पता है कि इतना जब वीडियो देखा तो उसमें गेस क्वेश्चन भी कराएंगे, तो देखना तो आपको अनिवार्य है, जरूरी ही है। उसके बाद में फिर यह चौथा क्लास है, 5वां क्लास कल, और एक क्लास छठा क्लास में क्या करेंगे, साइंस होल साइंस जो रहेगा ना, जो बचा खुचा, तुमको ही पता है कि 1-1.5 घंटा में साइंस को खत्म करना अपने आप में चैलेंज होता है। तो कल वाला में भी कुछ दिखाएंगे और नेक्स्ट में भी दिखाएंगे, कोई दिक्कत। तो 6 क्लास हम ले रहे हैं, 6 क्लास लिए, और इतना क्लास यदि आप कर लिए तो मैं वादा करता हूं कि आपका जो 80 नंबर का पेपर होने वाला है, मेरा पढ़ाया हुआ जो है ना 70+ आ जाएगा। कोई दिक्कत। जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं किया है तो कम से कम इतना कर लो, और लिखने का प्रयास कम करिएगा। और फिर से वही बात, यहाँ पर लिखने का प्रयास कम करिएगा, वहाँ पर सभी क्वेश्चन को टच करके आइएगा, ठीक है। और फिर से वही बात, जाते जाते कि मायूस नहीं होना है परीक्षा में नंबर को देख करके, क्योंकि सिंगल सीट पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, ठीक है। कोई एक सिंगल सीट पेपर थोड़ी आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आप कलाम बनेंगे कि क्या बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए मायूस नहीं होना है। वही बात बोले हैं कि सिंगल सीट पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। मेरा एक सिंगल सीट पेपर जो है ना, वो फ्यूचर कदापि डिसाइड नहीं करता है। तो मेहनत करना है, मेहनत करते हुए एक निरंतर गति से आगे बढ़नी है, सफलता तो मिलेगी ही, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, रख हौसला, तेरा भी कभी नाम होगा। अगर दिल में आग और हौसला है बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम होगा। कोई दिक्कत। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।